हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 921। साहिल द्वारा सिस्टम के हाइड फंक्शन को डीएक्टिवेट करने के बाद मिल्की वे एम्पायर नेटवर्क सुपरविजन डिपार्टमेंट ने तेजी से अर्थ की लोकेशन की पुष्टि की। वे गैलेक्सी मैप पर यह देखकर भी हैरान थे कि अर्थ मिल्की वे के केंद्र से कितनी दूर थी। अब उन्हें कुछ हद तक विश्वास हो गया था कि साहिल एक पीक स्टेलर रैंकर था। आखिरकार भारी वित्तीय और भौतिक संसाधनों के बिना उसके लिए इतने दूर के नेटवर्क से जुड़ना असंभव था। मिल्की वे एम्पायर नेटवर्क सुपरविजन डिपार्टमेंट पूरे मिल्की वे नेटवर्क की निगरानी करता था, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चला कि साहिल ने दोनों को कब जोड़ा। ये थोड़ा डरावना था। वे अर्थ के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थे। वे ये पता लगाना चाहते थे कि अर्थ से मिल्की वे नेटवर्क कैसे जुड़ा, और वे ये भी जानना चाहते थे कि क्या साहिल एक पीक स्टेलर रैंकर था। आखिरकार एक स्वदेशी जीवित ग्रह का व्यक्ति जो पीक स्टेलर रैंक तक पहुंच सकता था, वह बहुत मूल्यवान था। मिल्की वे एम्पायर इस टैलेंट को निश्चित रूप से हाथ से नहीं जाने देगा। हालांकि उन्हें केवल कुछ सही जानकारी ही मिली जो साहिल ने जानबूझकर जारी की थी। वह नहीं चाहता था कि मिल्की वे एम्पायर अर्थ के बारे में सब कुछ पूरी तरह से समझ जाए, खासकर अर्थ पर पवन के आगमन और हिरासत की खबर के साथ साथ अपने बारे में सब कुछ। इसलिए सिस्टम ने उसके और पवन के आसपास की खबरों को ब्लॉक कर दिया। एक गॉड टियर सिविलाइजेशन का उत्पाद एक लेवल 3 सिविलाइजेशन की कल्पना से परे था। मिल्की वे एम्पायर नेटवर्क सुपरविजन डिपार्टमेंट को इस बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। हालांकि साहिल जितना रहस्यमय था, मिल्की वे एम्पायर उस पर उतना ही अधिक ध्यान देने लगा। जल्द ही अर्थ को मिल्की वे एम्पायर के गैलेक्सी मैप पर रजिस्टर्ड और लिस्टेड कर दिया गया। अब यह मिल्की वे एम्पायर का एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट था। साहिल ने 30 बिलियन गैलेक्सी डॉलर्स सीधे मिल्की वे एम्पायर के खाते में ट्रांसफर कर दिए। ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। अब से साहिल अर्थ का प्रमुख था और अर्थ मिल्की वे एम्पायर के संरक्षण में थी। भले ही टफन फैमिली यहां पहुंच जाए, वे अर्थ का कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अब यह एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट था। एक स्वदेशी जीवित ग्रह और मिल्की वे एम्पायर के एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट की स्थिति पूरी तरह से अलग थी। उसके बॉडी, माइंड, कॉम्बैट स्किल्स और स्किल्स कॉलम पर जोड़ बटन थे, जिसका अर्थ था कि वह अब उन्हें अपग्रेड कर सकता था। यदि वह बॉडी में लैविश पॉइंट्स जोड़ता तो उसका एक और ब्रेक थ्रू होता और वह सीधे कॉस्मोस रैंक तक पहुंच जाता। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद साहिल मिल्की वे के केंद्र में भी अपराजय होता। उसने तुरंत बॉडी के पीछे वाले जोड़ बटन पर क्लिक किया। एक विंडो बाहर आए। क्या आप वाकई बॉडी को अपग्रेड करना चाहते हैं? इस अपग्रेड की लागत 100 लैविश पॉइंट्स होगी। बेशक, साहिल ने पुष्टि की। फिर साहिल ने धीरे धीरे अपने शरीर में बदलाव महसूस किए। आधे घंटे बाद साहिल ने फिर से सिस्टम की ओर देखा। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9,999,997 बिलियन गैलेक्सी डॉलर्स। बॉडी कॉस्मोस लेवल 1 जोड़, माइंड स्टेलर लेवल 10 जोड़। कॉम्बैट बिगिनर कॉस्मोस रैंक। कॉम्बैट स्किल्स वॉइड पंच एंट्री लेवल जोड़, एयर क्रशिंग स्लैप एंट्री लेवल जोड़, ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक एंट्री लेवल जोड़। स्किल्स एंशिएंट ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सपर्ट जोड़। अध्याय 922। लैविश पॉइंट्स बचे थे। साहिल ने अपनी बॉडी को कॉस्मोस लेवल 10 तक बढ़ाने के लिए 90 लैविश पॉइंट्स खर्च किए। फिर उसने अपनी माइंड पावर को कॉस्मोस लेवल 1 तक अपग्रेड करने के लिए अन्य 100 लैविश पॉइंट्स का उपयोग किया। उसके बाद उसने अपनी माइंड पावर पर अंतिम 10 लैविश पॉइंट्स खर्च करना जारी रखा। साहिल की बॉडी जल्द ही कॉस्मोस लेवल 10 तक पहुंच गई और उसकी माइंड पावर कॉस्मोस लेवल 2 तक पहुंच गई। इसके अलावा उसका कॉम्बैट भी पीक कॉस्मोस रैंक तक पहुंच गया। हालांकि उसे अगले ब्रेक थ्रू के लिए 1000 लैविश पॉइंट्स की आवश्यकता होगी। ये थोड़ा झंझट वाला काम था। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका उन सभी ग्रहों को खरीदना था जिनका उल्लेख उस बूढ़े व्यक्ति ने किया था। इसके बाद उसे लैविश पॉइंट्स का एक और भारी उछाल मिलेगा। वह उन्हें अर्थ के सुरक्षित होने के बाद ही खोज सकता था। एक पीक कॉस्मोस रैंक का आसानी से टफन फैमिली को हरा सकता था। यदि वे आने की हिम्मत करते तो साहिल उन्हें एक यादगार सबक सिखाता। वह किसी के प्रति कोई ढिलाई नहीं बरतेगा जिसने अर्थ के बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत की। चूंकि वह टफन फैमिली की कुमक के बारे में चिंतित नहीं था, इसलिए पवन को आसपास रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। साहिल को स्पष्ट रूप से याद था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा था। उस टाइमलाइन का पवन अर्थ पर स्लेव मार्क लगाने के बाद समृद्ध हुआ था। इसके अलावा उसने मास्टर ऑफ द मिल्की वे का पद भी जीता और मिल्की वे में नंबर 1 पावरहाउस बन गया। साथ ही जब बूढ़े व्यक्ति ने मृत्यु के कगार पर होने पर जबरन सिस्टम खोला था, तब पवन एक कदम और आगे निकल गया था। पवन उस टाइमलाइन का मुख्य किरदार था, लेकिन ये सब अर्थवासियों के शाश्वत दर्द पर बनाया गया था। इस प्रकार साहिल ने सोचा कि किसी भी अप्रत्याशित घटना से बचने के लिए जल्द से जल्द पवन का काम तमाम करना बेहतर होगा। वैसे भी दोनों पक्षों के बीच संबंधों को अब सुधारा नहीं जा सकता था। 3 दिन बाद
साहिल ने ग्रह पर सभी को एक वोट में भाग लेने के लिए कहा, जिसका विषय पवन के साथ क्या किया जाए इस पर निर्णय लेना था। अंतिम परिणाम ये था कि 100% लोग इस बात पर सहमत थे कि पवन को उन लगभग 100,000 लोगों के लिए बलि बनाया जाना चाहिए जो अर्थ पर मारे गए थे। इस तरह की धार्मिकता जो अर्थ पर हर इंसान से संबंधित थी, उसके सामने कोई भी सार्वभौमिक निंदा का जोखिम नहीं उठाएगा और पवन को जीवित रहने देने का विकल्प नहीं चुनेगा। यदि किसी को इस बारे में पता चला तो वह व्यक्ति सबकी निंदा में डूब जाएगा। ये परिणाम ठीक वही था जो साहिल चाहता था, इसलिए साहिल ने अब और संकोच नहीं किया। साहिल घबराए हुए पवन को लेजर कैनन द्वारा नष्ट किए गए शहर के खंडहरों में ले गया। साहिल को थोड़ा दुख हुआ जब उसने उस शहर को देखा जो कभी हलचल से भरा था और अब खंडहर बन गया था। यहाँ लगभग 100,000 लोग मारे गए थे और पीछे कुछ भी नहीं बचा था। उन्नत सभ्यता के सामने साधारण इंसान वास्तव में कमजोर थे। या तो उन पर स्लेव मार्क्स लगा दिए जाते थे जिससे उनके बच्चों और पोते पोतियों को हमेशा के लिए नियंत्रित किया जा सके और वे इससे कभी मुक्त न हो सके, या उन्हें सीधे नष्ट कर दिया जाता था जिससे पीछे कोई निशान नहीं बचता था। इन एलियंस को मानव जीवन की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वे मारे जाने के लायक थे। पवन खंडहरों पर घुटने टेक कर बैठ गया। साहिल द्वारा उसे यहाँ लाने के बाद उसे एक बुरा एहसास हुआ क्योंकि उसने ही इस जगह को नष्ट किया था। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि साहिल उसे मार डालेगा। उसने अर्थ के बारे में संदेश परिवार को वापस भेज दिया था और बचाव दल आ रहा था। जब तक साहिल को अपने ग्रह की परवाह नहीं होती, वह पवन को नहीं मारता। क्या साहिल ऐसा कोई था? बेशक नहीं। यदि नहीं, तो वह पवन को यहाँ नहीं लाता। शायद साहिल चाहता था कि वह मृतकों से सिर झुकाकर माफी मांगे। पवन अपने जीवन की खातिर सिर झुकाकर माफी मांग लेगा। उससे बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। जब उसका परिवार आता तो वह अपनी शर्म को धोने के लिए अर्थ पर अरबों इंसानों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। जैसे ही पवन ने इसके बारे में सोचा, उसके बेचैन दिल को बहुत बेहतर महसूस हुआ। अध्याय 923। पवन, इस जगह को देखो। ये वही जगह है जिसे तुमने नष्ट किया था। लगभग 100,000 लोग पल भर में राख में बदल गए। तुम पाखंडी बदमाशों, क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण है जबकि अन्य लोगों का जीवन नहीं? साहिल ने धीमी आवाज में पूछा। साहिल, ये सिर्फ साधारण लोग हैं। तुम पीक स्टेलर रैंक तक पहुंच चुके हो और अब उनमें से एक नहीं हो। आगे देखो, जब तुम यहां से बाहर निकलोगे तभी तुम्हें एहसास होगा कि बाहरी दुनिया कितनी बड़ी है। पवन ने फुसलाया। चाहे मैं कितना भी मजबूत क्यों ना हो, बाहरी दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इससे अर्थ पर एक इंसान के रूप में मेरी पहचान नहीं बदलेगी। तुम बस चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं, लेकिन तुम्हें पता है, मैंने अभी तुमसे निपटने के तरीके पर एक वोट कराया है। क्या तुम परिणाम जानना चाहते हो? तुम मुझे इन साधारण लोगों के लिए बलि बनाना चाहते हो। मैं इसका आसानी से अनुमान लगा सकता हूं, लेकिन तुम वास्तव में ऐसा नहीं करोगे, है ना? साहिल, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं टफन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूं और मेरे परिवार के लोग यहां आने के रास्ते पर हैं। अगर मैं मर गया तो अर्थ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तब तक 100,000 मृतकों के बजाय अर्थ पर अरबों इंसान, तुम और तुम्हारा परिवार भी मर जाएगा। पवन, तुम बहुत होशियार हो और जानते हो कि मेरी कमजोरियों का फायदा कैसे उठाना है, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने कुछ गलत अनुमान लगाया। क्या? मेरी ताकत? तुम्हारी ताकत? तुम्हारा क्या मतलब है? साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह पवन के बगल में खड़ा हो गया और आसमान की ओर देखने लगा। तुरंत बाद बूम बूम बूम, साहिल के छोटे से शरीर से भयंकर ऊर्जा निकली और पूरे अर्थ में फैल गई, जिससे अर्थ पर हर कोई स्पष्ट रूप से भयभीत महसूस करने लगा। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें धीमी हो गई हों। इस समय साहिल अपने राज्य पर राज करने वाले एक राजा की तरह दिख रहा था। जो कोई भी उसे देखता वह उसके चरणों में झुकना चाहता। थोड़ी देर बाद साहिल ने अपनी ऊर्जा निकालना बंद कर दिया। उसके बगल में घुटने टेके हुए पवन दंग रह गया। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। जब वह होश में आया तो उसने आतंक में साहिल की ओर देखा। तुम। वह काफी देर तक हकलाने के बाद एक वाक्य भी नहीं बना सका। साहिल से अभी जो ऊर्जा निकल रही थी वह बहुत शक्तिशाली थी। यह इतनी शक्तिशाली थी कि पवन ने केवल अपने दादा औसन से इस तरह के दबाव को महसूस किया था, जो टफन फैमिली के प्रमुख भी थे। साहिल पहले से ही इस स्तर पर था। तब टफन फैमिली के जो लोग पवन को बचाने के लिए आ रहे थे, उनका भी वही हश्र होगा। वे भी उसकी तरह ही मिटा दिए जाएंगे। तो टफन फैमिली के मास्टर पवन, क्या मैं अब तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी माने जाने के योग्य हूं? साहिल ने पूछा। असंभव, बिल्कुल असंभव। साहिल, तुम कॉस्मोस रैंक तक कैसे पहुंच सकते हो? तुम केवल 20 साल से कुछ अधिक समय तक जीवित रहे हो और इस तरह की शक्ति प्राप्त करना असंभव है। मिल्की वे के केंद्र में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अर्थ जैसे संसाधन विहीन स्वदेशी जीवित ग्रह की तो बात ही छोड़ो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पवन तुरंत घबराहट में चिल्लाया।
इस दुनिया में हमेशा तुमसे बेहतर लोग होते हैं। पवन, तुम्हारी दृष्टि बहुत संकीर्ण थी। नर्क के रास्ते में मजे करना, क्योंकि तुम उन 100,000 लोगों के लिए बलि बन रहे हो जिन्हें तुमने मारा था। चिंता मत करो, जल्द ही कोई तुम्हारा साथ देने नीचे जाएगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा जिन्हें टफन फैमिली यहाँ भेजेगी। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं टफन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूँ और मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ। मैं वह आदमी हूँ जो मास्टर ऑफ द मिल्की वे बनेगा। पवन आतंक में चिल्लाने लगा। साथ ही वह जमीन पर संघर्ष करने और छटपटाने लगा। साहिल ने पवन के चिल्लाने को अनसुना कर दिया और सीधे खंडहरों पर ही उसे मार डाला। दूसरी टाइमलाइन के अनुसार पवन वास्तव में मास्टर ऑफ द मिल्की वे था और उसने और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की होंगी। हालांकि उसे इस टाइमलाइन में ऐसा करने का मौका नहीं मिला। उसका जीवन यहीं रुक गया। हालांकि साहिल ने उन लोगों को नहीं मारा जो पवन के साथ आए थे। ये लोग साहिल के लिए उपयोगी थे। वह नहीं जानता था कि ऑक्टागन को कैसे संचालित किया जाए और मिल्की वे के केंद्र का रास्ता नहीं खोज सकता था। इसलिए उसे अपनी मदद के लिए इन लोगों की जरूरत थी। हालांकि साहिल ने अपनी माइंड पावर को उनके दिमाग में फैला दिया और अपने लिए एक बैकअप प्लान छोड़ दिया। अध्याय 924। एक बार जब उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है तो वह इन लोगों को तुरंत मार सकता था। यह उसकी नई विकसित माइंड पावर का उपयोग भी था। हालांकि इसकी सीमाएं भी थीं। दूसरे पक्ष को अपनी रक्षा कम करनी चाहिए और अपनी माइंड पावर को उनके मस्तिष्क में प्रवेश करने के लिए साहिल को सहमति देनी चाहिए। यदि नहीं तो साहिल की माइंड पावर उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। यह अपने बंदी को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका था। यदि वे विद्रोह करने की हिम्मत करते तो साहिल उन्हें तुरंत मार डालता। जब अभी पवन मारा गया तो मिल्की वे के केंद्र में बहुत दूर प्लैनेट टफन पर टफन एंसेस्ट्रल रेजिडेंस में अलार्म बज उठा। ओह नहीं, परिवार के एक प्रत्यक्ष वंशज की मृत्यु हो गई है। पता लगाओ कि वह कौन था और परिवार के प्रमुख को इसकी सूचना दो। रोज टफन फैमिली जैसे बहुत बड़े परिवार में बहुत सारे प्रत्यक्ष वंशज होंगे। जब वे वयस्क हो जाते तो वे ट्रेनिंग के लिए परिवार छोड़ देते और कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती थीं। इसलिए प्रत्येक प्रत्यक्ष वंशज के जन्म के बाद परिवार उनके गर्भनाल के रक्त का उपयोग लाइफ प्लाक बनाने के लिए करता था। इन प्लैक्स को तब विशेष कर्मचारियों द्वारा देखे जाने के लिए टफन एंसेस्ट्रल रेजिडेंस में रखा जाता था। एक बार जब किसी प्रत्यक्ष वंशज की मृत्यु हो जाती तो उनका लाइफ प्लाक टुकड़ों में टूट जाता और एंसेस्ट्रल रेजिडेंस का अलार्म बज उठता। उसके बाद प्लैक्स को देखने वाले लोगों को पता चल जाता था कि किस वंशज की मृत्यु हुई है ताकि वे तुरंत परिवार के प्रमुख को रिपोर्ट कर सकें। जल्द ही टफन फैमिली के मास्टर पवन की मृत्यु की सूचना टफन फैमिली के प्रमुख ऑसन को दी गई। स्मैश। ऑसन अपने भाई एडन के साथ चाय पी रहा था। तुरंत उसने अपने हाथ में मौजूद महंगे चाय के कप को बारीक पाउडर में कुचल दिया। क्या हो रहा है ऑसन? एडन ने पूछा, जो उसके सामने बैठा था। उसके भाई ऑसन को इतने गुस्से में हुए काफी समय हो गया था। जो चाय का कप उसने अभी तोड़ा था वह बहुत महंगा था। मुझे अभी एंसेस्ट्रल रेजिडेंस से खबर मिली है। पवन का प्लाक टूट गया, ऑसन ने काले चेहरे के साथ कहा। भले ही पवन टफन फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों में सबसे उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन वह परिवार की इस पीढ़ी में सबसे बड़ा था। इसके अलावा वह टफन फैमिली का चेहरा था। अगर कोई और औसत प्रत्यक्ष वंशज मर जाता तो ऑसन इतना पागल नहीं होता। आखिरकार उनके परिवार में बहुत सारे प्रत्यक्ष वंशज थे। कई लोग बाहर ट्रेनिंग के लिए गए थे, इसलिए कुछ के दुर्घटनाओं से मरने की उम्मीद थी। टफन फैमिली हर साल ऐसी घटनाओं का सामना करती थी। हालांकि सबसे बड़ा बेटा पवन मर गया और वह एक स्वदेशी जीवित ग्रह पर भी मर गया। ये टफन फैमिली के चेहरे पर तमाचा जड़ने के बराबर था। क्या पवन मर गया? क्या उसे एक स्वदेशी जीवित ग्रह पर हिरासत में नहीं लिया गया था? वह कैसे मरा? एडन ने सदमे में पूछा। चाहे वह कैसे भी मरा हो, यह स्पष्ट रूप से हमारे परिवार के चेहरे पर एक साहसिक तमाचा था। अभी इस खबर को न फैलाएं। यदि नहीं तो डल्लारोसा फैमिली इस बारे में असत्य दावे करना शुरू कर देगी। हमारा परिवार अभी खतरनाक स्थिति में है, ऑसन ने कहा। मैं समझता हूँ। साथ ही उनसे कहो कि परिवार के अगले प्रमुख को चुनने के लिए जल्द ही वापस आएं। फिर हमें तुरंत अर्थ की ओर निकलना चाहिए। अधिक दुर्घटनाओं से बचने के लिए तुम्हें टीम का नेतृत्व करना चाहिए। तुम्हें एक भी गलती नहीं करनी चाहिए। यह मिशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तय करेगा कि क्या हम मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों के बीच अपनी स्थिति बनाए रख सकते हैं। ठीक है ऑसन, मैं समझ गया। एडन के ऐसा कहने के बाद वह जाने के लिए मुड़ा। उसे इस मामले को जल्दी व्यवस्थित करना था। उनका परिवार वास्तव में अब गंभीर स्थिति में था। अध्याय 925। साहिल नहीं जानता था कि पवन की मौत ने टफन फैमिली का ध्यान खींचा है। पवन की मौत ने सीधे टफन फैमिली के दूसरे प्रमुख एडन को एक टीम के साथ अर्थ पर आने के लिए प्रेरित किया। एडन उसी स्तर पर था जिस पर टफन फैमिली के प्रमुख ऑसन थे।
हालांकि वह प्रमुख के रूप में पद हार गया था, लेकिन किसी को एडन की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि वह टफन फैमिली का एक मुख्य प्रतिनिधि था। उसने पूरे टफन फैमिली के प्रबंधन में ऑसन की सहायता भी की। हालांकि अगर साहिल को यह पता भी होता तो भी उसे परवाह नहीं होती। एक पीक कॉस्मोस रैंकर के रूप में अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह मिल्की वे के केंद्र में भी अपराजय था। यदि टफन फैमिली को साहिल की वास्तविक ताकत का पता होता तो वे सावधानी के साथ आगे बढ़ते। पवन को मारने के बाद साहिल जहाज के कमांडर के नेतृत्व में ऑक्टेगन में दाखिल हुआ और जेनेटिक ड्रग निकाली जो मानव क्षमता को उत्तेजित कर सकती थी। हालांकि संख्या ने साहिल को थोड़ा हैरान कर दिया। बूढ़े व्यक्ति के अनुसार पवन ने दुनिया भर में 10 से 30 वर्ष की आयु के लोगों पर जेनेटिक ड्रग्स का उपयोग किया था, इसलिए उनमें से कई होने चाहिए थे। इसके बावजूद साहिल को उनमें से केवल 10,000 से कुछ अधिक ही मिले। पूछने के बाद उसे पता चला कि जेनेटिक ड्रग्स महंगी थीं और उन्हें पतला किया जा सकता था। पवन ने कई वर्षों में 10,000 से अधिक दवाएं जमा की थीं। वह उनका उपयोग तब करना चाहता था जब उसे एक स्वदेशी जीवित ग्रह मिल जाए और वह उन पर अपना स्लेव मार्क लगा दे। हालांकि जितना अधिक आप दवा को पतला करेंगे वह उतनी ही कम प्रभावी होगी। इसके अलावा जेनेटिक ड्रग्स का मूल रूप से कोई दुष्प्रभाव नहीं था, लेकिन बहुत अधिक पतला होने के बाद कुछ दुष्प्रभाव हो सकते थे। भले ही पवन ने सफलतापूर्वक स्लेव मार्क लगा दिया हो, वह इतना उदार नहीं होगा और तुरंत उनका उपयोग नहीं करेगा। वह निश्चित रूप से उन्हें पतला करेगा ताकि वे सभी अर्थवासियों पर उपयोग किए जा सकें। इस तरह हालांकि प्रभाव बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसका उन लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जो काफी औसत थे। दूसरी ओर यह अभी भी उन लोगों को उत्तेजित कर सकता है जो बहुत प्रतिभाशाली थे। जहां तक इसके दुष्प्रभावों की बात है, पवन को इसकी परवाह नहीं थी। उसे जिसकी जरूरत थी वह उत्कृष्ट प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति था। साहिल दूसरी टाइमलाइन में बहुत प्रतिभाशाली था, इसलिए वह पतली जेनेटिक ड्रग से उत्तेजित हुआ और उसने तेजी से प्रगति की। दुर्भाग्य से वह स्लेव मार्क द्वारा सीमित था। अंत में पवन सफल हुआ और समृद्ध हुआ। साहिल द्वारा जेनेटिक ड्रग्स वापस लाने के बाद वह खुश था और उसने सभी के लिए इन दवाओं का उपयोग करने की व्यवस्था करने के बारे में सोचा। चूंकि पतला होने के बाद कुछ दुष्प्रभाव थे, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे पतला नहीं करेगा। इस मामले में केवल 10,000 से अधिक लोगों को दवाएं मिल सकती थीं। जहां तक किसे मिलेगी, साहिल ने अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ रखने की योजना बनाई। फिर वह शेष को प्रत्येक बल के अनुपात के अनुसार वितरित करेगा। एक बार जब कोई सैटेलाइट रैंक पर पहुंच जाता है तो उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। स्वाभाविक रूप से साहिल अपने आसपास के लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। हालांकि जब वह मिल्की वे के केंद्र में पहुंचता तो मौका मिलने पर वह वापस लाने के लिए और अधिक जेनेटिक ड्रग खरीद लेता। उसे बस कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत थी। अभी उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं था। इसके अलावा उन खर्चों से लैविश पॉइंट्स प्राप्त होंगे। सबसे पहले साहिल ने सोमोलैंड में बलों को इकट्ठा किया और एक बैठक की मेजबानी की। चूंकि साहिल अर्थ पर नंबर 1 था, जब तक वह कुछ कहता, जिस किसी को भी सूचना मिलती वह तुरंत अपना काम छोड़ देता और भाग आता, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन विभिन्न बलों के सभी प्रमुख कैपिटल सिटी में एकत्र हुए। साहिल ने सभी विभिन्न बलों के सभी लोगों को इकट्ठा किया था। अध्याय 926। मैंने आप सभी को यहाँ आज कुछ चीजों पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। इस समय के दौरान मेरा मानना है कि सभी ने इंटरनेट से मिल्की वे की स्थिति के बारे में जान लिया है। अर्थ इंटरस्टेलर युग में प्रवेश करने वाली है, लेकिन हर कोई निश्चिंत हो सकता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ अर्थ बहुत सुरक्षित रहेगी। कोई भी अर्थ का कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर कोई अपने लोगों को प्रबंधित कर सकता है और अर्थ के भीतर व्यवस्था बनाए रख सकता है। साहिल ने सोमोलैंड में बलों के प्रमुखों की ओर देखते हुए कहा। चिंता मत करो मिस्टर साहिल, हम अर्थ की व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे और हम आपके लिए कभी भी कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। आप बिना किसी चिंता के एलियन से निपट सकते हैं। हाँ मिस्टर साहिल, चिंता न करें, हम आपके लिए कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। सभी बलों के प्रमुखों ने तुरंत अपनी राय व्यक्त की। यह अच्छा है। एक और कारण है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मुझे एलियन के स्पेसशिप से जेनेटिक ड्रग्स नामक कुछ मिला है। वे स्टेलर सिविलाइजेशन गैलेक्सी द्वारा निर्मित हैं। जहाँ तक इसके प्रभाव की बात है, आप उसे इंटरनेट पर खोज सकते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही समझ जाएंगे कि यह क्या करता है। साहिल के बोलना खत्म करने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और संकेत दिया कि हर कोई इसके बारे में जानने के लिए इंटरनेट पर लॉग इन करने के लिए अपने फ़ोन का उपयोग कर सकता है। जब सभी ने ये सुना तो उन्होंने अपने फ़ोन निकाले और सर्च करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सभी की आंखें चमकने लगीं और उनके भाव और भी उत्साहित होने लगे। उन्होंने जल्दी से जेनेटिक ड्रग्स की शक्ति सीख ली। कुछ मिनटों के बाद साहिल ने सभी को अपने फ़ोन नीचे रखते हुए देखा और फिर आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसने फिर से अपना मुंह खोला और कहा, क्या आपने सब कुछ पढ़ लिया है?
अब आप सभी को जेनेटिक ड्रग्स के कार्य को समझना चाहिए, इसलिए मुझे इसे अब और समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको आ जाने के लिए कहा क्योंकि मैं सभी को कुछ जेनेटिक ड्रग्स वितरित करूंगा। आप उन्हें वापस ले जा सकते हैं और सेवन करने के लिए कुछ प्रतिभाशाली लोगों को चुन सकते हैं। धन्यवाद मिस्टर साहिल। धन्यवाद मिस्टर साहिल। धन्यवाद मिस्टर साहिल। उपस्थित सभी लोग खड़े हो गए और साहिल के सामने झुक गए। साहिल ने अपने कार्यों से उन्हें पूरी तरह से जीत लिया था। वह उनके साथ इतनी कीमती चीजें साझा कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि साहिल ने इतना कुछ हासिल किया था। उनमें से कोई भी साहिल की उदारता की तुलना नहीं कर सकता था। यदि उनके पास ऐसी कीमती जेनेटिक ड्रग्स होती तो वे उन्हें छिपा देते और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से उनका उपयोग करते। वे उन्हें कभी बाहर नहीं निकालते और दूसरों के साथ साझा नहीं करते। मैं आपको जेनेटिक ड्रग्स वितरित कर सकता हूं और मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब आप चुनेंगे कि किसे दवाएं देनी हैं तो आप पहले उनके चरित्र पर विचार करेंगे। यदि उनका चरित्र पर्याप्त अच्छा नहीं है तो आप उन्हें दवाएं नहीं दे सकते, चाहे वे कितने भी मजबूत क्यों न हों। यदि नहीं तो ये लोग जितने मजबूत होंगे वे अर्थ के लिए उतने ही हानिकारक बन जाएंगे। हम समझते हैं। कृपया निश्चिंत रहें मिस्टर साहिल, हम आपके आदेशानुसार ही करेंगे, किसी ने उत्तर दिया। अन्य लोगों ने भी इसका अनुसरण किया, ये संकेत देते हुए कि वे साहिल के आदेशों का पालन करेंगे। चूंकि मामला ऐसा है तो मैं अब और कुछ नहीं कहूंगा। जेनेटिक ड्रग्स का वितरण प्रत्येक बल के योगदान पर आधारित है। मुझे आशा है कि हर कोई इससे सहमत होगा। जितना अधिक आप योगदान देंगे उतना ही अधिक आपको मिलेगा, और जितना अधिक आप काम करेंगे उतना ही अधिक आपको मिलेगा। यही नियम है। जैसे ही साहिल ने ये कहा, कुछ खुश थे जबकि अन्य उदास थे। हालांकि भले ही वे असंतुष्ट थे, वे आपत्ति उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। बेशक वे किसी भी तरह का द्वेष रखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। वे केवल शुरू में अपना सर्वश्रेष्ठ न देने के लिए चुपके से पछता सकते थे। फिर साहिल ने एक कागज का टुकड़ा निकाला। कागज पर प्रत्येक परिवार को सौंपी गई जेनेटिक ड्रग्स की संख्या दर्ज थी, जिसे जूलिया ने प्रत्येक परिवार के योगदान के आधार पर आवंटित किया था। किंग फैमिली के लिए 100। डेलमोंट खुशी से खड़ा हो गया और बोला, धन्यवाद मिस्टर साहिल। क्रम्स के लिए 50। टेड भी खड़ा हुआ और सम्मानपूर्वक बोला, धन्यवाद मिस्टर साहिल। जिन्हें पहले बुलाया गया उन्हें अधिक मिला, जबकि जिन्हें अंत में बुलाया गया उन्हें कम मिला। हालांकि अंतिम वाले को भी 10 मिले। अंतिम नाम पढ़े जाने के बाद सोमरलैंड में 100 से अधिक बलों को, चाहे वे बड़े हों या छोटे, दवाओं का आवंटन मिला। इस प्रकार 4000 से अधिक जेनेटिक ड्रग्स वितरित की गईं। अध्याय 927। मेसन का आंगन। साहिल यहाँ सोमरलैंड में प्रमुख बलों को जेनेटिक ड्रग्स देने के ठीक बाद आया था। उसने मेज पर जेनेटिक ड्रग्स के 3 बैग रखे और मेसन से कहा, ओल्ड मास्टर स्टेफानी, ये 3000 जेनेटिक ड्रग्स हैं, आप इन्हें सोमरलैंड के दिग्गजों को दे सकते हैं। उनके खून बहाए बिना सोमरलैंड आज जहां है वहां नहीं होता। साहिल, धन्यवाद। मेसन ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। अनगिनत दिग्गज जिन्होंने सोमरलैंड के लिए अपना सब कुछ दिया था, उनके पास सुधार जारी रखने की आशा होगी यदि उनके पास ये दवाएं हों। आपका स्वागत है। मुझे यही करना चाहिए और वे इसके हकदार हैं। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, आपको भी एक लेनी चाहिए। हालांकि जेनेटिक ड्रग्स 10 से 30 वर्ष की आयु के लोगों के लिए सबसे प्रभावी हैं, लेकिन वे वृद्ध लोगों के लिए आवश्यक रूप से अप्रभावी नहीं हो सकती हैं। यदि आप अपनी कुछ क्षमता को फिर से उत्तेजित कर सकते हैं तो आप और आगे जाने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरह आप अपनी ताकत और जीवनकाल बढ़ाना जारी रख सकते हैं। आपका जीवन दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। मैं जल्द ही अर्थ छोड़ दूंगा और इस ग्रह को आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। तुम अर्थ छोड़ रहे हो? मेसन ने सदमे में पूछा। हाँ, हम हमेशा के लिए अर्थ से चिपके नहीं रह सकते। हम इस बार आने वाले लोगों को संभालने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगली बार का क्या? उसके बाद का क्या? हम गारंटी नहीं दे सकते कि जो लोग आएंगे वे हर बार इतने कमजोर होंगे। बाहरी दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सारे मजबूत लोग हैं। यदि हम बाहर नहीं गए तो हम सुधार नहीं करेंगे। देर सबेर अर्थ को ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जिसका वह विरोध नहीं कर पाएगी, साहिल ने उत्तर दिया। मैं समझता हूँ साहिल, चिंता मत करो। अगर कोई अर्थ को नष्ट करना चाहता है तो उन्हें इसे मेरे मृत शरीर के ऊपर से करना होगा, लेकिन चाहे तुम कहीं भी जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि तुम अर्थ से हो, मेसन ने ईमानदारी से कहा। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, चिंता न करें। अर्थ मेरी जड़ है, मेरे रिश्तेदार और दोस्त सब यहाँ हैं, इसलिए चाहे मैं कितनी भी दूर जाऊं, मैं वापस आऊंगा। यह अच्छा है। तुम कब जाने वाले हो? मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। मैं अर्थ पर सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद निकल जाऊंगा। उस समय कृपया अर्थ के मामलों पर अधिक ध्यान दें। मिल्की वे के केंद्र में पहुंचने पर मैं आप सभी से संपर्क करूंगा। अब सब कुछ अधिक सुविधाजनक है क्योंकि हमारा इंटरनेट जुड़ा हुआ है। अगर कुछ भी हो तो आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं।
बहुत अच्छा, आज मेरे साथ ड्रिंक करो। मुझे नहीं पता कि भविष्य में फिर से ऐसा करने का मौका मिलेगा या नहीं। जरूर। मेसन के घर से निकलने के बाद साहिल घर लौट आया। सीलिया और सलीना भी घर पर थीं। इस अवधि के दौरान साहिल ने धीरे धीरे सलीना को स्वीकार कर लिया था। वह उसके साथ पहले की तुलना में बहुत बेहतर व्यवहार कर रहा था। साहिल ने सीलिया को 3 जेनेटिक ड्रग्स दीं। उसने उसे एक लेने और बाकी अपने माता पिता को देने के लिए कहा। जेनेटिक ड्रग्स पर परीक्षण किए गए थे और वास्तव में कोई दुष्प्रभाव नहीं थे। यदि व्यक्ति में क्षमता थी तो वह उत्तेजित हो जाएगी। भले ही उनमें क्षमता न हो, वे मानव शरीर को कोई असुविधा नहीं पहुंचाएंगी। यही कारण था कि साहिल ने उन्हें वितरित करने की हिम्मत की। इसके बारे में सोचने के बाद उसने सलीना को अन्य 50 दिए। उसने उसे एक लेने और बाकी घर ले जाने के लिए कहा। 100 जेनेटिक ड्रग्स किंग फैमिली जैसे बड़े परिवार के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं। इसलिए उसने सलीना को और अधिक दिया। आखिरकार दूसरी टाइमलाइन की सलीना ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि वर्तमान साहिल को सिस्टम मिल सके। इसके बाद साहिल ने अपने करीबी सभी लोगों को दवाएं वितरित कीं। हर कोई जिसे वह जानता था और जिसके साथ उसका करीबी रिश्ता था, उसे दवाएं मिलीं। इसके अलावा साहिल उनमें से प्रत्येक को 10 शीशियां देगा। उसने डार्क केप में रेड फ्लेम मर्सनरीज को भी 200 दिए। वे लोग वे थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक उसका अनुसरण किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके बारे में नहीं भूलेगा। जहां तक विदेशी बलों की बात है, साहिल ने उन्हें भी कुछ दवाएं वितरित कीं। आखिरकार वे सभी अर्थवासी थे। पवन के अर्थ पर आने के बाद सभी शिकायतें धुएं की तरह गायब हो गई थीं। अब अर्थ पर हर कोई एक इकाई था। वे साथ मिलकर समृद्ध होंगे और गिरेंगे। साहिल कंजूस नहीं था। अब से उसे अर्थ पर सभी को मिलकर कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। ये सब करने के बाद साहिल व्यस्त होने लगा। सीलिया द्वारा दवाएं लेने के बाद उसने कुछ क्षमता दिखाई। हालांकि कम थी, लेकिन अगर वह हर दिन ट्रेनिंग करती है तो वह एक बहुत प्रतिभाशाली मार्शल आर्टिस्ट हो सकती है। साहिल को सीलिया के बहुत मजबूत होने की जरूरत नहीं थी। अध्याय 928। वह बस चाहता था कि वह सैटेलाइट रैंक तक पहुंचे और हर समय उसके साथ रहे। सलीना अभी भी दूसरी टाइमलाइन की तरह ही थी। वह अत्यधिक प्रतिभाशाली थी। जेनेटिक ड्रग लेने के बाद उसकी ताकत आसमान छू गई। चूंकि सलीना सीलिया की मेंटरिंग कर रही थी, साहिल ने अपना ध्यान पर्ल पर केंद्रित किया। साहिल नहीं चाहता था कि यह महिला भी उसे छोड़ दे। सौभाग्य से पर्ल की क्षमता खराब नहीं थी, इसलिए कम से कम आशा थी कि यदि वह प्रयास करती है। जिस बात ने साहिल को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि सैंडी की क्षमता बहुत अधिक थी और यहाँ तक कि एमिलिया की क्षमता भी प्रभावशाली थी। जहाँ तक आंट सैली और आंट डायना के परिवारों की बात है, ऐसा लगता था कि सारी क्षमता साहिल में केंद्रित थी, जिसके परिणामस्वरूप इन 2 परिवारों के लिए लगभग कोई क्षमता नहीं बची थी। उसने शुरू में सोचा था कि चूंकि दूसरी टाइमलाइन में उसका टैलेंट भयानक रूप से मजबूत था, इसलिए आंट सैली और आंट डायना में भी अत्यधिक टैलेंट होना चाहिए क्योंकि वे उसके खून के रिश्तेदार थे। किसने उम्मीद की होगी कि उन दोनों में कोई क्षमता नहीं होगी। इसमें साहिल कुछ नहीं कर सकता था। कम से कम अभी के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह केवल मिल्की वे के केंद्र में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा कर सकता था ताकि वह देख सके कि उनके जीवनकाल को बढ़ाने का कोई तरीका है या नहीं। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए थे। साहिल के आसपास के लोगों ने ताकत में बड़ी प्रगति की। इस बीच सलीना की प्रगति सबसे बड़ी थी। अब वह पार्शल सुपर गॉड की स्थिति में पहुंच गई थी। उसकी गति बस चौंकाने वाली थी। साहिल के अलावा निश्चित रूप से सलीना की कल्टिवेशन की गति सबसे तेज थी। मेसन भी सुपर गॉड रैंक तक पहुंचने में सफल रहे। यदि वह एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो वह सैटेलाइट रैंक तक पहुंच सकते हैं। उनकी जीवन प्रत्याशा भी हजारों साल बढ़ गई थी। चूंकि मेसन की उम्र अभी 100 साल से कुछ ही अधिक थी, इसलिए उनके पास जीने के लिए अभी भी बहुत समय था। सीलिया भी ड्रैगन रैंक में प्रवेश करने में सफल रही, इसलिए उसके शरीर में बहुत सुधार हुआ था। साहिल ने आखिरकार उस पर अपनी यौन कुंठाएं निकाल दीं। वे दोनों पसीने से तरबतर थे, लेकिन वे खुश थे। ये पहली बार था जब साहिल ने खुशी महसूस की और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। हालांकि साहिल का ध्यान इस पर नहीं था क्योंकि आक्रमण को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन टफन फैमिली के जिन लोगों का पवन ने उल्लेख किया था वे अभी तक दिखाई नहीं दिए थे। आधे महीने बाद भी वे नहीं आए। सच कहूं तो पवन ने समय का अनुमान लगाते समय कुछ अनदेखा कर दिया था। स्लेव मार्क लगाना एक बड़ा मुद्दा था, इसलिए टफन फैमिली ये तय करने से पहले कि इसे कौन लगाएगा, अगले प्रमुख का चयन करेगी। वे बेतरतीब ढंग से किसी को भी नहीं चुनेंगे। पवन ने केवल यहां आने के लिए आवश्यक दूरी पर विचार किया, लेकिन परिवार द्वारा दूसरे प्रमुख को चुनने के समय की गणना नहीं की। यही कारण था कि देरी हुई। साहिल ने जाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि टफन फैमिली अभी यहां नहीं थी, इसलिए वह केवल प्रतीक्षा कर सका। अध्याय 929। अर्थ से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर शून्य में
एक मिल्की वे बैटलशिप जिस पर टफन शब्द खुदा हुआ था वह अर्थ की ओर तेजी से बढ़ रहा था। यह मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक टफन फैमिली का मिल्की वे बैटलशिप था। मिल्की वे बैटलशिप ऑक्टेगन की तुलना में अधिक उन्नत सैन्य रणनीतिक हथियार था। इसका आकार, गति, रक्षा और हमला ऑक्टेगन से कुछ स्तर अधिक थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मिल्की वे बैटलशिप ऐसी चीज नहीं थी जिसे पैसा खरीद सके। मिल्की वे बैटलशिप खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की आवश्यकता होती थी। मिल्की वे एम्पायर के लिए संबंधित योगदान देकर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स प्राप्त किए जाते थे। मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में टफन फैमिली के पास केवल 3 मिल्की वे बैटलशिप्स थे। इस कारण से कोई देख सकता था कि एक मिल्की वे बैटलशिप कितना दुर्लभ था। इस समय एक स्ट्रैंड दिखने वाला व्यक्ति टफन फैमिली के मिल्की वे बैटलशिप पर अपनी आंखें बंद करके एक कमरे में बैठा था। वह 9 टफन था, 9वां बेटा जिसने इस बार टफन फैमिली की युवा पीढ़ी के प्रमुख का पद जीता था। वह टफन फैमिली की युवा पीढ़ी के बीच सबसे प्रतिभाशाली प्रत्यक्ष वंशज भी था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस बार टफन फैमिली की युवा पीढ़ी के प्रमुख का पद जीतेगा। भले ही 9 ने अतीत में जो टैलेंट दिखाया था वह बुरा नहीं था, लेकिन वह उतना आश्चर्यजनक नहीं था जितना कि वह अभी था। इस बार वह अचानक ऊपर उठा और विचार किए जाने वाले एक नए बल के रूप में उभरा। उसने बहुत से लोगों की योजनाओं को बाधित कर दिया था। नॉक नॉक नॉक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। क्या? 9 ने केवल एक शब्द कहा, मास्टर 9, खाने का समय हो गया है। लॉर्ड एडन ने आपको अभी आने के लिए कहा है, दरवाजे के बाहर वाले व्यक्ति ने कहा। मैं समझ गया, ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ मास्टर 9। लॉर्ड एडन डाइनिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। बाहर वाला व्यक्ति यह कहकर चला गया। 9 ने इस क्षण अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी चमकी। यदि अन्य लोग इसे देखते तो वे डर से कांपने लगते। फिर वह उठा, कमरे से बाहर निकला और लिविंग रूम में चला गया। एक बूढ़ा आदमी और एक सुंदर युवती डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। लॉर्ड एडन, आयोनी दोनों का अभिवादन करने के बाद 9 बैठ गया। 9, तुम आ गए। 9, एडन और आयोनी ने एक साथ अभिवादन किया। तीनों ने साथ में खाना खाया। मेज पर केवल एक ही व्यंजन था। एक विशाल बर्तन के अंदर सैकड़ों किलोग्राम मांस था और मांस चमक रहा था। ये पहले कभी नहीं देखा गया व्यंजन था। एडन ने लगभग 5 किलोग्राम वजन का कुछ मांस लिया और उसे 9 के कटोरे में डाल दिया। उसने कहा, 9, इसे आजमाओ। यह एक घायल स्टार पाइथन है जिसे मैंने उस समय देखा था। इसे मारने के बाद वहां था। आयोनी ने 9 के लिए भी कुछ लिया। 9, तुमने इसे पहले कभी नहीं आजमाया है ना? और लो, ये स्वादिष्ट है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर गर्म हो रहा है। धन्यवाद, 9 ने कहा। वह कम बोलने वाला व्यक्ति था। ऐसा कहने के बाद उसने अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित किया। भले ही स्टार पाइथन की गंध थोड़ी मछली जैसी थी, लेकिन यह बहुत कोमल था और मांस 9 के मुंह में पिघल जाएगा। इस विशाल सामग्री को सबसे आदिम खाना पकाने की तकनीक के साथ पकाना सबसे अच्छा होगा। व्यक्ति को बस कुछ मसाले डालने चाहिए और फिर पकने तक इसे धीरे धीरे पकाना चाहिए। एक जटिल खाना पकाने की तकनीक स्टार पाइथन के मांस के मूल्य को गिरा देगी। 9 ने बहुत खाया। वह अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने का कोई भी मौका कभी नहीं छोड़ता था। एडन और आयोनी 9 को अपना भोजन जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर प्रसन्न थे। भोजन के बाद अध्याय 930। 9 ने सैकड़ों किलोग्राम स्टार पाइथन के मांस का कम से कम 2/3 हिस्सा खाया। हालांकि 9 भी टफन फैमिली का प्रत्यक्ष वंशज था, लेकिन वह पवन, आयोनी और अन्य लोगों के परिवार से नहीं था। वह दूसरे परिवार में था। हालांकि 9 के परिवार को कुछ दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा और वह बहुत पहले ही पतन की ओर चला गया था, इसलिए अब वही अकेला बचा था। शुरू में टफन फैमिली में सभी ने सोचा था कि यह परिवार खत्म हो जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से 9 जैसा टैलेंट सामने आया था। इसलिए हालांकि 9 भी टफन फैमिली के प्रत्यक्ष वंशजों में से था, लेकिन उसकी स्थिति दूसरों की तुलना में बहुत कम थी। उसने कभी इतना उच्च गुणवत्ता वाला भोजन नहीं खाया था। 9 के टफन फैमिली की युवा पीढ़ी के प्रमुख का पद जीतने का कारण यह था कि 9 बहुत प्रतिभाशाली था और टफन फैमिली के बाकी सदस्यों से मीलों आगे था। दूसरे, ऐसा इसलिए था क्योंकि परिवार में अभी भी एक एल्डर थे। हालांकि इस एल्डर ने बहुत पहले ही परिवार के बारे में पूछना बंद कर दिया था, लेकिन वे नियम बनाया करते थे। कोई भी सक्षम प्रत्यक्ष वंशज टफन फैमिली का प्रमुख हो सकता था। जो कोई भी इस नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा उसे परिवार से निकाल दिया जाएगा। चूंकि एल्डर मरे नहीं थे, इसलिए इस नियम का उल्लंघन करने की हिम्मत कौन करेगा? भले ही ऑसन प्रमुख था, परिवार में एल्डर की प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी। इसलिए वे केवल एक शब्द के साथ ऑसन की स्थिति छीन सकते थे। इसके कारण 9 ने अगले प्रमुख को चुनने के लिए टफन फैमिली की बैठक में अपनी प्रतिभा से सभी को मात दी और हरा दिया, जिससे टफन फैमिली की युवा पीढ़ी के प्रमुख का पद जीत लिया। एडन जानबूझकर आयोनी को साथ लाया था।
उसका उद्देश्य उसे और नाइन को एक अच्छा रिश्ता बनाने और फिर साथ रहने के लिए प्रेरित करना था। एडन के लिए नाइन का उदय अजेय था। वह पहले से ही भयानक रूप से प्रतिभाशाली था, इसलिए स्लेव मार्क के जुड़ने से उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी। जब आयोनी ने उसे पारिवारिक बैठक में युद्ध के देवता की तरह अन्य विरोधियों को हराते हुए देखा और बाद में युवा पीढ़ी का प्रमुख बनते देखा तो वह नाइन के प्यार में पड़ गई थी। इसलिए आयोनी ने अपने ग्रैंडपा एडन द्वारा तय किए गए विवाह को अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने चुपके से खुशी महसूस की। लॉर्ड एडन, पारिवारिक बैठक की समाप्ति के बाद से हमें बाहर आए 2 महीने से अधिक समय हो गया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? नाइन ने पूछा। उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। बैठक बहुत अचानक हुई थी। वह इतने सालों से सिर्फ इसी पल के लिए छिपा हुआ था। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि उसके जीतने के बाद एडन उसे परिवार से दूर ले जाएगा और कहीं दूर यात्रा करेगा। अब तक नाइन को पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा है और वह क्या करेगा। अर्थ का मामला महत्वपूर्ण था, इसलिए परिवार के के अलावा इसके बारे में कोई और नहीं जानता था। एक बार जब किसी और को पता चल गया कि टफन फैमिली को एक स्वदेशी जीवित ग्रह मिल गया है तो निश्चित रूप से बहुत सारी दुर्घटनाएं होंगी। स्वाभाविक रूप से परिवार यह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। हाँ ग्रैंपा, हम क्या कर रहे हैं? हमें यहाँ बाहर आए 2 महीने हो गए हैं और यह बहुत उबाऊ रहा है, आयोनी ने भी पूछा। वह भी इस बारे में उत्सुक थी कि उसके दादा उसे कहाँ ले जा रहे हैं। हम अर्थ नामक जगह पर जा रहे हैं, एडन ने उत्तर दिया। अर्थ? वह कहाँ है? हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? आयोनी ने पूछना जारी रखा। आयोनी, उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यह क्या है? आयोनी ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा भाई पवन मर चुका है। क्या पीपी पवन मर गया है? आयोनी ने अपनी आंखें फैला ली और अविश्वास में पूछा। अध्याय 931। आयोनी और पवन एक ही ब्लड लाइन साझा करते थे। पवन के दादा ऑसन थे जबकि आयोनी के दादा एडन थे। ऑसन और एडन भाई थे, इसलिए उन दोनों की ब्लड लाइन्स अपेक्षाकृत करीब थीं। वे बचपन से ही करीब थे और एक अच्छा रिश्ता साझा करते थे। जब आयोनी ने सुना कि पवन की मृत्यु हो गई है तो वह दंग रह गई। दूसरी तरफ नाइन ने खबर सुनी लेकिन उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। वह मास्टर पवन को जानता था लेकिन वे एक दूसरे के करीब नहीं थे। चूंकि उसका वंश खराब हो गया था, नाइन को छिपना पड़ा और पारिवारिक बैठक का इंतजार करना पड़ा ताकि वह एक ही शानदार उपलब्धि से सभी को चकित कर सके। इसलिए इससे पहले टफन फैमिली के अन्य प्रत्यक्ष वंशज उसे देखते तक नहीं थे। हाँ, पवन मर चुका है। उसका लाइफ प्लाक टूट गया है, एडन ने पुष्टि की। वह कैसे मरा? मरने से पहले उसने परिवार को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि उसने मिल्की वे के किनारे पर एक स्वदेशी जीवित ग्रह खोजा है, लेकिन इस ग्रह पर पीक प्लैनेट रैंक का एक निवासी था। उसके कुछ ही समय बाद उसका लाइफ प्लाक टूट गया। एक स्वदेशी जीवित ग्रह खोजा। नाइन और आयोनी दोनों एक साथ चकित रह गए। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि एक स्वदेशी जीवित ग्रह कितना मूल्यवान होता है। उन्हें बस यह उम्मीद नहीं थी कि टफन फैमिली के सबसे बड़े बेटे पवन को एक ऐसा ग्रह मिलेगा। इस तथ्य के अलावा कि उसे कोई लाभ नहीं हुआ, उसने वहां अपनी जान भी गंवा दी। अचानक नाइन के दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी सांसें भारी होने लगीं। उसने एक संभावना के बारे में सोचा। क्या वे उसी स्वदेशी जीवित ग्रह पर जा रहे थे जिसे पवन ने खोजा था? 2 महीने से अधिक समय से जिस गंतव्य तक वे नहीं पहुंचे थे, वहां मिल्की वे बैटलशिप ले जाने का कारण समझाने के लिए यही एकमात्र संभावना थी। लॉर्ड एडन, क्या ऐसा हो सकता है कि पवन द्वारा खोजा गया स्वदेशी जीवित ग्रह अर्थ कहलाता है? नाइन ने सांस रोककर पूछा। सही कहा, हम अभी अर्थ के रास्ते पर हैं और हमारे पहुंचने में अभी लगभग 10 दिन बाकी हैं, एडन ने उत्तर दिया। नाइन अपने मन ही मन पागलों की तरह हंस रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि टफन फैमिली ने अचानक अगले प्रमुख को निर्धारित करने के लिए समय से पहले एक पारिवारिक बैठक आयोजित की। पता चला कि उन्होंने एक स्वदेशी जीवित ग्रह की खोज की थी। अब जब पवन मर चुका था तो वह अब अर्थ पर अपना स्लेव मार्क नहीं लगा पाएगा। अब अर्थ अभी भी लावारिस थी। अगर वह गलत नहीं था तो एडन उन्हें स्लेव मार्क लगाने के लिए अर्थ पर ला रहा था। वह अब टफन फैमिली की युवा पीढ़ी का प्रमुख था, इसलिए स्लेव मार्क लगाने के लिए उसकी पहचान की गई होगी। पीक प्लैनेट रैंक वाला एक स्वदेशी जीवित ग्रह अत्यधिक प्रतिभाशाली होना चाहिए। यदि उसने सफलतापूर्वक स्लेव मार्क लगा दिया तो भविष्य में उसे मिलने वाले लाभ निश्चित रूप से बहुत बड़े होंगे। वह संभवतः उसी क्षण से समृद्ध हो जाएगा। अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करते हुए नाइन ने अपना इरादा छिपाते हुए पूछा, लॉर्ड एडन, हम अर्थ पर किस लिए जा रहे हैं? नाइन, अब तक तुमने अनुमान लगा लिया होगा कि टफन फैमिली ने अगले प्रमुख को निर्धारित करने के लिए सभी को पहले ही वापस क्यों बुलाया है। वह इसलिए है ताकि युवा पीढ़ी का नया प्रमुख अर्थ पर जाए और स्लेव मार्क लगाए। चूंकि तुमने पारिवारिक बैठक के दौरान सभी को हराया और युवा पीढ़ी के प्रमुख बन गए, इसलिए निश्चित रूप से तुम ही वह व्यक्ति हो जो ये करोगे। नाइन, तुम्हारी प्रतिभा और स्लेव मार्क से मिलने वाले फीडबैक के साथ तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां असीम होंगी।
टफन फैमिली तुम्हारी वजह से फिर से ऊपर उठेगी, एडन ने नाइन से गंभीरता से कहा। धन्यवाद लॉर्ड एडन, मैं परिवार के सभी एल्डर्स द्वारा किए गए पालन पोषण के लिए आभारी हूँ। मैं किसी को निराश नहीं करूंगा और मैं टफन फैमिली को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाऊंगा, नाइन ने गंभीरता से कहा, एडन के सामने झुकते हुए। एक प्लैनेट रैंक वाले स्वदेशी जीवित ग्रह का मूल्य बहुत अधिक था। चूंकि परिवार उसे यह मौका दे सकता था, इसका मतलब था कि वे उस पर भरोसा करते थे। टफन फैमिली की उस समय की बेरुखी से उसकी जो असंतुष्टि थी जब उसका वंश खराब हो गया था, वह इसी क्षण गायब हो गई। अध्याय 932। टफन फैमिली बहुत बड़ी थी, इसलिए उन्हें समन्वित होने की आवश्यकता थी। यदि उनके दुश्मन बहुत शक्तिशाली हुए तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। वह पर्याप्त शक्तिशाली होने के बाद अपने माता पिता और रिश्तेदारों की मौत का बदला लेगा। 9, मैं जानता हूं कि तुम परिवार से नाखुश हो क्योंकि जब तुम्हारे परिवार को मार दिया गया था तब हमने कुछ नहीं किया था। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हम अपने सुनहरे दिनों में भी अल्लाबन फैमिली के प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। यदि ग्रैंड मास्टर अभी भी जीवित नहीं होते और अल्लाबन फैमिली को डरा नहीं रहे होते तो तुम्हारे वंश के कारण पूरा टफन फैमिली मिटा दिया गया होता। इसलिए कृपया परिवार को दोष न दें। फिर भी अब सब ठीक है। तुम्हारे पास उत्कृष्ट प्रतिभा है और स्लेव मार्क के अलावा तुम्हारे पास बदले के लिए दुनिया के सभी अवसर होंगे। अब से तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। लॉर्ड एडन, मैं समझता हूँ। मैं आपको दोष भी नहीं देता। मैं निश्चित रूप से अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बीच खून के झगड़े के लिए अल्लाबन फैमिली से बदला लूंगा। यह अच्छा है। 9, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। आयोनी मेरी पसंदीदा है और वह मेरी सबसे उत्कृष्ट और सुंदर पोती भी है। वह पारिवारिक बैठक में तुम्हारे प्रदर्शन से प्रभावित हुई थी और वह तुम्हें पसंद करती है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे स्वीकार कर सकते हो और उसके पार्टनर बन सकते हो। मेरा मानना है कि वह भविष्य में तुम्हारी मदद करेगी। एडन मुस्कुराया और उन दोनों की ओर देखा। ये सुनकर 9 ने अपने बगल में बैठी आयोनी की ओर देखा। आयोनी ने थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। लॉर्ड एडन, मैं भी आयोनी को बहुत पसंद करता हूँ। उसका पार्टनर बनना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं निश्चित रूप से उसे निराश नहीं करूंगा, 9 ने कहा। हालांकि वह अभी रोमांटिक रिश्तों के बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि एडन ने कहा था, 9 मना नहीं कर सका। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एडन की मिड कॉस्मोस रैंक ताकत पर भी भरोसा करना था। वह अब सबसे ज्यादा जो करना चाहता था वह था अपनी युद्ध शक्ति में सुधार करना और उस गहरे खून के झगड़े को निपटाना जो वह झेल रहा था। जब तक वह आयोनी का पार्टनर बना रहेगा, वह उसके पीछे की ताकत का उपयोग कर सकता था। न केवल एडन शक्तिशाली था, बल्कि वह अधिकार के मामले में परिवार के प्रमुख ऑसन के बाद दूसरे स्थान पर था। अब वे सभी 9 के प्रति बहुत मददगार हो रहे थे। इसके अलावा आयोनी वास्तव में आश्चर्यजनक थी। वह उन सबसे आकर्षक महिलाओं में से एक थी जिनसे 9 कभी मिला था। इस प्रकार उसके पास अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। हा, ठीक है। जब हम ये काम पूरा करके परिवार में वापस लौटेंगे तो मैं आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा भोज आयोजित करूंगा, एडन ने ठहाका लगाते हुए कहा। धन्यवाद लॉर्ड एडन। धन्यवाद ग्रैंपा, आयोनी और 9 ने एक साथ कहा। पूरी गति से आगे बढ़ें। एडन दहाड़ा। मिल्की वे बैटलशिप की गति दोगुनी हो गई क्योंकि वह अर्थ की ओर बढ़ रहा था। रात में आयोनी 9 के पीछे उसके कमरे में गई। दोनों ने तुरंत एक दूसरे को पकड़ लिया। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आए, उनके कपड़े एक एक करके गायब हो गए। अगले दिन आयोनी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई जब उसने देखा कि 9 अभी भी सो रहा है। उसके जाने के बाद 9 ने अपनी आंखें खोलीं और बैठ गया। उसकी बाहें एक साथ सिकुड़ी हुई थीं। मैंने सोचा था कि वह लड़की मासूम और पवित्र है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह उस कुतिया का पहली बार नहीं होगा। 9 टफन फैमिली का भविष्य का प्रमुख किसी और के इस्तेमाल किए हुए खिलौने को उठा रहा था। इसके अलावा उसे एक भव्य भोज में उसका पार्टनर भी बनना था। उस पल 9 ने अपने अंदर एक आग जलती हुई महसूस की। हालांकि यह उसके साथ झगड़ा करने का समय नहीं था। बस तुम रुको, कुतिया। अध्याय 933। फिर 10 दिन बीत गए। अर्थ अभी तनावपूर्ण स्थिति में थी। इस अवधि के दौरान अर्थवासियों ने इंटरनेट से न केवल मिल्की वे के विशाल आकार के बारे में जाना, बल्कि यह भी जाना कि कुछ शक्तिशाली एलियंस भौतिक रूप से शून्य को पार कर सकते हैं और एक भूसे से एक छोटे ग्रह को भी उड़ा सकते हैं। ऑनलाइन अनगिनत वीडियो भी घूम रहे थे। एक समय तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वे कोई साईफाई फिल्म देख रहे हों। जैसे जैसे उन्होंने मिल्की वे के बारे में अधिक जाना, अर्थवासियों ने धीरे धीरे समझ लिया कि अर्थ वास्तव में मिल्की वे के किनारे पर एक लो लेवल ग्रह था। बाहरी दुनिया बहुत बड़ी थी। अर्थ ब्रह्मांड रूपी रेगिस्तान में रेत के एक दाने की तरह या महासागर में पानी की एक बूंद की तरह थी। ये बहुत ही नगण्य था। इसलिए वे सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए और अपनी ताकत सुधारने के लिए प्रयास करने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन वे अर्थ से बाहर निकलेंगे और बाहर की विशाल तारों वाली दुनिया का पता लगाएंगे।
इस समय टफन फैमिली का मिल्की वे बैटलशिप सौरमंडल के करीब पहुंचा, जो सीधे अर्थ की ओर बढ़ रहा था। अपनी क्षमता को उत्तेजित करने के लिए जेनेटिक ड्रग्स का उपयोग करने के बाद पर्ल कम समय में ही टाइगर रैंक में प्रवेश कर गई थी। यह एक पीक कॉस्मॉस रैंक साहिल की सावधानीपूर्वक शिक्षा की बदौलत भी था। इस दौरान साहिल टफन फैमिली के आगमन को लेकर अलर्ट पर था। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब उसने टफन फैमिली के लोगों को देखा तो उसे उन्हें समय रहते रोकना था और वह उन्हें अर्थ पर उतरने नहीं दे सकता था। अन्यथा यदि वे युद्ध में शामिल होते तो अनगिनत निर्दोष संघर्ष में फंस जाते। अर्थ उसके क्षेत्र में होने वाली लड़ाई के बाद के परिणामों को सहन नहीं कर सकती थी। जब साहिल पर्ल को सिखा रहा था तो अचानक उसकी भौहें तन गईं। फिर वह तुरंत गायब हो गया, पीछे एक वाक्य छोड़ गया जो उस जगह गूंज रहा था। मिस पर्ल, आपको पहले अभ्यास करना चाहिए। मुझे कुछ निपटाना है और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ये सुनकर पर्ल ने जल्दी से साहिल को ढूंढा। हालांकि वह कहीं नहीं दिख रहा था। मिल्की वे बैटलशिप के कंट्रोल रूम के अंदर एडन और नाइन ने खुशी खुशी पास के नीले ग्रह को देखा। लॉर्ड एडन, यह अर्थ होनी चाहिए, है ना? नाइन ने उत्साह से पूछा। यहीं पर उसकी नियति बदलने वाली थी। एक बार जब उसने मार्क लगा दिया तो उसकी प्रतिभा फिर से कुछ पायदान ऊपर चली जाएगी। उसकी ताकत भी लंबी छलांग लगाकर बढ़ेगी। उस समय बदला लेना उसके लिए अब कोई विलासिता नहीं रह जाएगा। नाइन इस समय बेहद रोमांचित था। हाँ, पवन से मिली खबर के अनुसार यह अर्थ है और यह एक पीक प्लैनेट रैंक वाला एक स्वदेशी जीवित ग्रह भी है। इस प्रकार यह बहुत कीमती है, एडन ने उत्तर दिया। तो अब हम क्या करें? हम उतरेंगे और तुरंत अपनी सबसे शक्तिशाली ताकतों के साथ अर्थ को जीत लेंगे। यदि ये आदिवासी टफन फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। पवन टफन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन उसने यहाँ अपनी जान गंवा दी। यदि हम यहाँ स्लेव मार्क लगाने और इन आदिवासियों के मूल्य का लाभ उठाने के लिए नहीं आते तो मैंने पहले ही पूरे ग्रह को पवन के लिए बलि बना दिया होता, एडन ने गहरी आवाज में कहा। छोड़ने से पहले ऑसन ने एडन को यही बताया था। न केवल वे इस स्वदेशी जीवित ग्रह पर स्लेव मार्क लगाएंगे जिसने टफन फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की थी, बल्कि वे ये भी चाहेंगे कि वे टफन फैमिली से डरें, पूरी गति से आगे बढ़ें, अर्थ पर उतरें। एडन दहाड़ा। जी लॉर्ड एडन। मिल्की वे बैटलशिप के कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद सभी ऑपरेटरों ने एक साथ जोर से जवाब दिया। अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद सीधे निकटतम 10 शहरों को नष्ट कर दें और उन्हें मास्टर पवन के लिए बलि बना दें। साथ ही इन आदिवासियों को टफन फैमिली को अपमानित करने के परिणाम बताएं। जी लॉर्ड एडन। मिल्की वे बैटलशिप अर्थ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे ये करीब आया, इसने अपनी गति धीमी करना शुरू कर दी। अन्यथा यदि वे इस गति से अर्थ से टकराते तो वे जहाज की शक्ति से उसे भेद देते या टुकड़ों में तोड़ देते। एडन और नाइन ने देखा कि अर्थ करीब आ रही थी और बड़ी हो रही थी। अध्याय 934। उनकी उत्तेजना शब्दों से परे थी। अचानक अर्थ पर एक चमकीले बिंदु ने कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींचा। यह क्या है? जब सभी को संदेह था तो चमकीला बिंदु टिमटिमा उठा। फिर जैसे ही ये तेजी से करीब आया और सीधे मिल्की वे बैटलशिप से टकरा गया। बूम! अर्थ पर आसमान में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। एडन और अन्य लोगों ने जहाज को कुछ देर के लिए डगमगाते हुए महसूस किया। उसके बाद मिल्की वे बैटलशिप ने अचानक आगे बढ़ना बंद कर दिया। हालांकि मिल्की वे बैटलशिप की गति धीमी कर दी गई थी, फिर भी वह बहुत तेज चल रहा था। इस प्रकार जब वह अचानक रुका तो जड़त्व इनर्शिया के कारण जहाज के अंदर की हर चीज आगे की ओर झुक गई। हालांकि इससे एडन और अन्य लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी महान शक्ति के साथ ऐसे तुच्छ मामलों से निपटना बहुत सरल था। यदि कोई साधारण व्यक्ति होता तो वे शायद मुंह के बल गिर जाते। मिल्की वे बैटलशिप के साथ इस टक्कर का मुख्य आकर्षण स्वाभाविक रूप से साहिल था, जो तेज गति से अर्थ से बाहर उड़ गया था। वह अर्थ के बाहर शून्य पर ध्यान दे रहा था क्योंकि उसने टफन फैमिली के लोगों को अर्थ के करीब आने देने से इनकार कर दिया था। इस प्रकार उसने प्रतिद्वंद्वी को रोकने के लिए सीधे मिल्की वे बैटलशिप से टक्कर मार दी। मिल्की वे बैटलशिप वास्तव में मिल्की वे एम्पायर का एक अनिवार्य सैन्य रणनीतिक हथियार था। साहिल द्वारा इतनी तेज गति से अचानक इसे रोके जाने के बाद इसे कोई नुकसान नहीं हुआ। कोई देख सकता था कि इसकी रक्षा कितनी महान थी। यह ऑक्टोगन से कहीं अधिक मजबूत था। मिल्की वे बैटलशिप को रोकने के बाद साहिल ने इस जहाज की शक्ति के बारे में विलाप करने की जहमत तक नहीं उठाई। इसके बजाय उसने बस मिल्की वे बैटलशिप को पीछे धकेल दिया। यह अभी भी अर्थ के बहुत करीब था और वह अर्थ को अपने प्रतिद्वंद्वी की फायरिंग रेंज के भीतर नहीं रखेगा। जितना दूर हो उतना अच्छा। मिल्की वे बैटलशिप के साथ साहिल की टक्कर की आवाज़ इतनी धीमी गति से चली कि उसे अर्थ तक पहुंचने में कई मिनट लग गए। पूरे ग्रह के इंसान एक जोरदार धमाका सुन सकते थे। मेसन जूलिया को ट्रेनिंग दे रहे थे जब उन्होंने एक जोरदार धमाका सुना। उन्होंने अपनी आंखें सिकुड़ी और आसमान की ओर देखा।
अचानक उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। जूलिया, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। मेसन के बोलना खत्म करने के बाद वह सीधे आसमान की ओर उड़ गया। ग्रेट ग्रैंडपा, सावधान रहें, जूलिया चिल्लाई। फिर वह जल्दी से घर लौट आए, ऑनलाइन गई और सैटेलाइट से देखा कि क्या हो रहा है। सीलिया और सलीना बातें कर रही थी जब उन्होंने भी एक जोरदार धमाका सुना। फिर दोनों जल्दी से विला की ऊपरी मंजिल पर आईं और आसमान की ओर देखा। चूंकि उनके क्षेत्र पर्याप्त ऊंचे नहीं थे, इसलिए वे बाहरी अंतरिक्ष में क्या हो रहा है यह मेसन की तरह नहीं देख सकते थे, जो एक सुपर गॉड थे। सीलिया, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ, यहाँ मेरा इंतजार करना, सलीना ने सीलिया से कहा। ठीक है सलीना, सावधान रहना, सीलिया ने उत्तर दिया। सलीना ने जवाब में हूँ किया और उसका शरीर आसमान में उड़ गया। अब वह पहले से ही एक पार्शल सुपर गॉड थी। मेसन और कुछ अन्य लोगों के अलावा जो जेनेटिक ड्रग से उत्तेजित होने के बाद सुपर गॉड रैंक में अपग्रेड हुए थे, सलीना अर्थ पर सबसे मजबूत लोगों में से एक थी। साथ ही सलीना ने तेजी से प्रगति करने का अवसर लिया और अपने दादा डेलमोंट को पीछे छोड़ते हुए सफलतापूर्वक किंग फैमिली में सबसे मजबूत व्यक्ति बन गई। पार्शल सुपर गॉड रैंक से ऊपर के मास्टर जितनी जल्दी हो सके अंतरिक्ष में चले गए। हालांकि उनकी गति अभी भी साहिल की गति से मीलों पीछे थी। अध्याय 935। क्या हुआ? मिल्की वे बैटलशिप कंट्रोल रूम के अंदर टफन फैमिली का हर कोई दंग रह गया। जहाज अब थोड़ा हिलने के बाद पीछे हट रहा था। चूंकि अभी जो दुर्घटना हुई थी वह अचानक हुई थी, एडन ने ध्यान भी नहीं दिया कि वह रोशनी क्या थी। क्या हो रहा है? एडन ने गहरी आवाज में पूछा। लॉर्ड एडन, हम कारण तलाश रहे हैं, एक ऑपरेटर ने जवाब दिया। जल्दी करो। जी, केवल 10 सेकंड के बाद। मुझे मिल गया, एक अन्य ऑपरेटर चिल्लाया। उसके तुरंत बाद मिल्की वे बैटलशिप कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। उन्होंने युद्धपोत के नीचे एक युवक को देखा और वह युद्धपोत को पीछे धकेल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? एडन और अन्य लोग स्क्रीन पर युवक को घूरने लगे। वह उच्च गति से उड़ रहे मिल्की वे बैटलशिप को बीच में ही रोक सकता था और युद्धपोत की शक्ति का विरोध करते हुए उसे पीछे धकेल सकता था। क्या यह ऐसी चीज थी जो एक स्वदेशी जीवित ग्रह का नागरिक कर सकता था? कंट्रोल रूम के लोगों के अलावा यहाँ तक कि एडन, जो मिड कॉस्मोस रैंकर का एक सुपर पावरहाउस था, वह भी दंग रह गया। ऐसा नहीं था कि साहिल की ताकत ने उसे चौंका दिया था, क्योंकि मिल्की वे के केंद्र के समृद्ध क्षेत्रों के कई लोग ऐसा कर सकते थे। इसके बजाय वह इसलिए हैरान था क्योंकि वे मिल्की वे के किनारे पर थे और यह एक संसाधन विहीन क्षेत्र था। ऐसी जगह पर ऐसा व्यक्ति कैसे प्रकट हो सकता है? यदि कोई ऐसा करना चाहता है तो उसे कम से कम एक स्टेलर रैंकर होना चाहिए। इस बच्चे की उम्र को देखते हुए उसे बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। पवन ने परिवार को जो खबर भेजी थी उसमें कहा गया था कि अर्थ केवल लेवल 0.7 की सभ्यता है। इस तरह की निम्न स्तर की सभ्यता के पास प्लैनेट रैंक का होना पहले से ही चौंकाने वाला था। अब यह व्यक्ति एक कदम और आगे बढ़ गया था और स्टेलर रैंकर की युद्ध शक्ति तक पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि या तो प्रतिद्वंद्वी ने हाल ही में ब्रेक थ्रू किया है या वह अपनी असली ताकत छिपा रहा था। एडन की राय में इस अर्थवासी ने निश्चित रूप से पवन से अपनी ताकत छिपाई थी। यदि उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया होता तो वह अभी तक स्टेलर रैंक की शक्ति को पूरी तरह से समझ नहीं पाता। इसके अलावा वह संभवतः ऐसा करने में सक्षम नहीं होता। इस हरामी के बच्चे को वास्तव में दुश्मन के सामने अपनी ताकत छिपाना आता है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। एडन ने सोचा था कि अर्थ की यह यात्रा उबाऊ होगी। वह एक कॉस्मोस रैंकर था, इसलिए उसके लिए एक स्वदेशी जीवित ग्रह को दबाना बहुत आसान होगा। एडन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस स्वदेशी जीवित ग्रह के पास पीक प्लैनेट रैंकर था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात एक ऐसे आदिवासी से होगी जिसकी युद्ध शक्ति स्टेलर रैंक तक पहुंच गई थी। ये बहुत मजेदार था, फिर भी यह उसके लिए महज मनोरंजन था। एडन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। भले ही स्टेलर और कॉस्मोस रैंक के बीच केवल एक रैंक का अंतर था, लेकिन दोनों के बीच युद्ध शक्ति का अंतर जमीन आसमान का था। स्टेलर रैंक केवल स्टार रेल्म में था, जबकि कॉस्मोस रैंक यूनिवर्स रेल्म तक पहुंच गया था। दोनों समान स्तर के लग रहे थे, लेकिन उनके बीच एक बड़ा अंतर था। सैटेलाइट रैंक, प्लैनेट रैंक और स्टेलर रैंक स्टार रेल्म में थे, जबकि कॉस्मोस रैंक, सेलेस्टियल रैंक और इन्फिनिटी रैंक जो स्टेलर रैंक के बाद आते थे, वे सभी यूनिवर्स रेल्म में थे। अध्याय 936। ऊपर की ओर पौराणिक अटर्नल रेल्म होगा। साहिल उस मिल्की वे बैटलशिप को धकेलता रहा जो अर्थ पर उतरने ही वाला था। लॉर्ड एडन, क्या हमें उसे रोकना चाहिए? नाइन ने पूछा। नहीं, मुझे ऐसे दिलचस्प व्यक्ति से मिले काफी समय हो गया है। ऐसा लगता है कि वह नहीं चाहता कि हम अर्थ पर जाएं। वह अर्थ की रक्षा के लिए हमें और दूर धकेलना चाहता है। चलो उसे एक मौका देते हैं। मैं ये देखना चाहूंगा कि क्या यह अर्थवासी हमसे अपनी मौत तक लड़ना पसंद करेगा या टफन फैमिली की ताकत जानने के बाद भाग जाएगा, एडन ने मुस्कुराते हुए कहा।
हालांकि साहिल को आश्चर्य हुआ कि टफन फैमिली ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, लेकिन अब उस पर ध्यान देने का समय नहीं था। इस बार का युद्धपोत स्पष्ट रूप से पवन के आने वाले पिछले युद्धपोत से अधिक उन्नत था। अर्थ से जितना दूर हो उतना अच्छा। इस तरह अगर अर्थ पर हमला किया गया तो साहिल के पास उसे रोकने के लिए पर्याप्त समय होगा। एक बार जब वह जान गया कि अर्थ बिल्कुल सुरक्षित है, तभी वह सहजता से लड़ सकता था। उसे एक पूर्वाभास था कि टफन फैमिली के जो लोग इस बार आए थे वे निश्चित रूप से शांति से नहीं आए थे। 10 मिनट बाद साहिल ने पीछे मुड़कर अर्थ की ओर देखा। फिर जब उसने महसूस किया कि वे एक सुरक्षित दूरी पर हैं, तो वह रुक गया। उसने मिल्की वे बैटलशिप को छोड़ दिया और जल्दी से पीछे हट गया। उसके बाद वह मिल्की वे बैटलशिप के सामने खड़ा हो गया। इस समय मेसन और अन्य जो पार्शल सुपर गॉड या उससे ऊपर थे, साहिल के पीछे दौड़कर आए और अपने सामने मौजूद विशालकाय वस्तु को देखा। इस बार जो युद्धपोत आया था वह 3 महीने पहले पवन के आने वाले युद्धपोत से बड़ा, अधिक शक्तिशाली और अधिक चौंकाने वाला था। साहिल, यह क्या है? मेसन ने पूछा। वे उसी परिवार से हैं जो पिछली बार आया था। वे सभी मिल्की वे एम्पायर के टफन फैमिली से हैं। मेरे द्वारा उसे रोकने के बाद पवन ने अपने परिवार को खबर भेज दी थी, साहिल ने जवाब दिया। टफन फैमिली के लोग, मेसन और अन्य लोग दंग रह गए। अपना इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद उन्होंने मिल्की वे एम्पायर के बारे में बहुत कुछ सीखा था, इसलिए वे अन्य ताकतों को भी नहीं भूलेंगे। टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक लग रही थी, है ना? तब पवन द्वारा उन्हें इसके बारे में बताने के बावजूद उन्होंने कभी भी पवन को टफन फैमिली से नहीं जोड़ा। यदि वे मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक बन सकते थे तो वे बेहद शक्तिशाली होंगे। क्या ये वही टफन फैमिली है जो मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक है? मेसन ने पूछा। हाँ, वे ही हैं, साहिल ने सकारात्मक उत्तर दिया। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? मेसन हकलाया। इस क्षण यहाँ तक कि उस बूढ़े व्यक्ति ने भी, जिसने अर्थ पर हर तरह की उथल पुथल का अनुभव किया था, हतोत्साहित महसूस किया। अर्थ मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों के विशाल दिग्गजों का विरोध कैसे करेगी? सेलिना, मालन और अन्य लोगों सहित अन्य पावरहाउस सभी अपनी फटी आंखों से मिल्की वे बैटलशिप को देख रहे थे। ये टफन फैमिली है, मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक। हमें क्या करना चाहिए? क्या अर्थ इस आपदा से बच सकती है? जल्द ही उन्होंने उम्मीद के साथ साहिल की ओर देखा। यदि साहिल कुछ नहीं कर सका तो अर्थ का विनाश तय था। ओल्ड मास्टर स्टेफानी, आप लोगों को पहले वापस चले जाना चाहिए। अर्थ पर नजर रखें, मैं इसे संभाल सकता हूँ, साहिल ने भावहीन होकर कहा। साहिल, क्या तुम वाकई इसे संभाल सकते हो? तुम पहले क्यों नहीं निकल जाते? तुम अपनी प्रतिभा के साथ कहीं भी जीवित रह सकते हो। जब तुम भविष्य में और अधिक मजबूत बन जाओगे तो तुम हम सबका बदला ले सकते हो, सेलिना ने खुद को रोक न पाने के कारण कहा। हाँ साहिल, अगर तुम इसे नहीं रोक सकते तो तुम्हें भाग जाना चाहिए। तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेसन ने जोड़ा। साहिल ने सेलिना की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह उसकी आंखों में झिझक देख सकता था। जब साहिल उसे सांत्वना देना चाहता था तब मिल्की वे बैटलशिप से एडन की आवाज आई। तुम अर्थ पर सबसे मजबूत लोग हो, है ना? उस एक को छोड़कर जिसने मेरी दिलचस्पी जगाई है, तुम बाकी सब कचरे की तरह हो। हालांकि मैं समझ सकता हूँ, आखिरकार तुम सिर्फ मिल्की वे के किनारे पर एक स्वदेशी ग्रह के आदिवासी लोग हो। अध्याय 937। साहिल ने अपने सामने मौजूद विशाल मिल्की वे बैटलशिप को देखा और अपनी आंखें सिकुड़ीं। आदिवासी लोग, फिर से आदिवासी लोग। उसे इस शीर्षक से वाकई नफरत थी। हालांकि वह उनका खंडन नहीं कर सका। मिल्की वे के केंद्र से आने वाला हर कोई अपनी ताकत की परवाह किए बिना उन्हें आदिवासी कहता था। ये श्रेष्ठता की एक अंतर्निहित भावना लग रही थी। क्या आप पवन के परिवार से हैं? साहिल ने पूछा। सही कहा, हम टफन फैमिली हैं, मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक। मैं पवन का दूसरा दादा हूँ। चूंकि तुम एक स्टेलर रैंकर की युद्ध शक्ति तक पहुंच चुके हो, इसलिए पवन व्यर्थ नहीं मरा, एडन ने उत्तर दिया। हालांकि उसने विषय बदल दिया और जोर से डांटा, हालांकि पवन टफन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा भी था। भले ही उसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो, लेकिन उससे उसका परिवार ही निपट सकता है। तुम जैसे आदिवासियों को उसे छूने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें टफन फैमिली के प्रत्यक्ष वंशज को मारने का साहस किसने दिया? उन्हें कैसे पता चला कि पवन मर चुका है? साहिल ने संदेहास्पद होकर सोचा। पवन के पास वापस खबर भेजने का कोई मौका नहीं होना चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के बीच कोई अज्ञात संबंध होना चाहिए। उसके द्वारा पवन को मारने के बाद पवन की मृत्यु की खबर अपने आप वापस भेज दी जाएगी। हालांकि क्या हुआ अगर उन्हें पता चल गया? चूंकि साहिल ने पवन को मारने की हिम्मत की थी, इसलिए वह उनके पता चलने से नहीं डरता था। पवन ने पलक झपकाए बिना अर्थ पर लगभग 100,000 लोगों का कत्लेआम किया।
चूंकि उसका जीवन महत्वपूर्ण है, तो क्या 100,000 अर्थवासियों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है? आपके तर्क के अनुसार टफन फैमिली को दूसरों को मारने की अनुमति है, लेकिन दूसरे आपको नहीं मार सकते। साहिल ने उत्तर दिया, न तो दबकर और न ही अभिमानी होकर। हा, तुम सही कह रहे हो। यही टफन फैमिली का तर्क है। तुम आदिवासियों के लिए ये सम्मान की बात है कि तुम मेरे परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के हाथों मरो। तुम्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए। खुद को तैयार करो। चूंकि तुमने मेरे परिवार के सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत की है, तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। एडन ने ठहाके लगाते हुए कहा, यह आपका तर्क हो सकता है, लेकिन मैं इससे असहमत हूं। वे सभी जीवन हैं। मेरी राय में हर कोई समान है और कोई भी दूसरे से न तो श्रेष्ठ है और न ही निम्न। मैं उस किसी भी व्यक्ति को मार डालूंगा जो अर्थ पर किसी को भी मारने की हिम्मत करेगा, चाहे वह कोई भी हो, उसकी स्थिति कितनी भी ऊंची हो या वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, साहिल ने गंभीरता से कहा। हा। इस बार केवल एडन ही नहीं हंस रहा था। नाइन और आयोनी और जहाज के ऑपरेटरों सहित मिल्की वे बैटलशिप के कंट्रोल रूम में मौजूद हर कोई हंस पड़ा। वह निश्चित रूप से उनके जीवन का सबसे मजेदार मजाक था। आदिवासी ही थे। भले ही वे वैकल्पिक माध्यमों से स्टेलर रैंक तक पहुंच गए हों, फिर भी यह उनकी मानसिकता को नहीं बदल सकता था। हर कोई समान था और कोई भी दूसरे से न तो श्रेष्ठ था और न ही निम्न। क्या मजाक है। इस दुनिया में लोग कैसे समान होंगे जहां बलवानों का सम्मान किया जाता है और एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने हाथ के इशारे से अनगिनत मच्छरों को नष्ट कर सकता है। जब तक कोई ताकत के एक निश्चित स्तर तक पहुंच सकता है, वे मिल्की वे के स्वामी भी हो सकते हैं और उसमें रहने वाले सभी लोगों द्वारा पूजे जाएंगे। एक अकेला वाक्य अनगिनत प्राणियों के जीवन और मृत्यु का निर्धारण कर सकता है। बलवान श्रेष्ठ थे जबकि कमजोर निम्न थे। यही आज की दुनिया का नियम है। एक नगण्य आदिवासी इंसान समानता के बारे में बकवास कर रहा था और कैसे कोई दूसरे से अधिक श्रेष्ठ या निम्न नहीं था। क्या मजाक है। अध्याय 938। क्या साहिल को इस बात की चिंता नहीं थी कि एक बार यह खबर बाहर आ जाने के बाद वह हंसी का पात्र बन जाएगा? आपका अपना तर्क है, लेकिन मेरा अपना विश्वास भी है और मुझे यह मजेदार नहीं लगता। साहिल ने मिल्की वे बैटलशिप के अंदर टफन फैमिली के लोगों की हंसी सुनने के बाद फिर से कहा। एक आदिवासी से यही उम्मीद थी। तुम अपना आदिवासी स्वभाव नहीं बदल सकते, भले ही तुम एक स्टेलर रैंकर हो। कितने भोले हो। इस दुनिया में जहां कमजोर ताकतवर का शिकार होते हैं और ताकतवर का सम्मान किया जाता है, मुझे कहना होगा कि तुम वाकई में कुछ अलग हो, एडन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप मुझे अजीब या भोला कह सकते हैं, लेकिन मैं केवल अपने दर्शन और दृढ़ता का पालन करना जारी रखूंगा। तो क्या हुआ अगर आपकी स्थिति ऊंची है? तो क्या हुआ अगर आप मजबूत हैं? पवन आपके परिवार का सबसे बड़ा बेटा था और उसकी स्थिति ऊंची थी, है ना? दिन के अंत में उसका भी एक जीवन है। मेरे द्वारा उसे मार दिए जाने के बाद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसमें और साधारण लोगों में क्या अंतर है? आपका परिवार चाहे कितना भी शक्तिशाली और शानदार क्यों न हो, क्या आप उसे वापस जीवित कर सकते हैं? साहिल ने विडंबनापूर्ण ढंग से कहा। दृश्य शांत हो गया। चाहे वह अर्थ के पावर हाउस हो या मिल्की वे बैटलशिप में टफन फैमिली के लोग, उनके मन में कभी नहीं आया था कि साहिल टफन फैमिली, जो मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक है, से इस तरह बात करने की हिम्मत करेगा। इन लोगों की पहचान जानने के बाद मेसन और बाकी लोग बुरी तरह डर गए थे। इस सुपर फोर्स के सामने साहिल ने इस तरह बात करने की हिम्मत की। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता था कि उसका विनाश तय है और वह बस हताशा में ऐसा कर रहा था? उन्होंने साहिल की ओर देखा और उसका भावहीन चेहरा देखा। वे बता नहीं पा रहे थे कि साहिल क्या सोच रहा था। अर्थ के निवासी, तुम काफी बदतमीज हो क्योंकि तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? हम पवन को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, लेकिन हम उसका बदला ले सकते हैं। अब मैं घोषणा करता हूं कि अर्थ पर 10 बिलियन लोगों का कत्लेआम किया जाएगा और उन्हें टफन फैमिली के सबसे बड़े बेटे के लिए बलि बनाया जाएगा। बाकी के लिए वे मेरे परिवार के गुलाम बन जाएंगे और पीढ़ियों तक हमारी सेवा करेंगे जब तक कि अर्थ पर आखिरी इंसान विलुप्त न हो जाए, एडन ने उदासीनता से कहा। टफन फैमिली के लॉर्ड एडन, एक मिड कॉस्मोस रैंकर, वास्तव में पागल थे। यहां तक कि मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में भी एडन की ताकत सबसे ऊपर थी। इसके अलावा टफन फैमिली के पीछे बहुत बड़ी समर्थक शक्ति थी। टफन फैमिली के ग्रैंड मास्टर अभी भी जीवित थे। बस इस ग्रैंड मास्टर की बची हुई शक्ति ने मिल्की वे एम्पायर की कई ताकतों को डरा रखा था। इस मोड़ पर किसी ने टफन फैमिली के लिए कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अब मिल्की वे के किनारे पर एक आदिवासी इंसान ने एडन का उपहास उड़ाया। एडन को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? उसके गुस्से के परिणाम गंभीर थे। वह शुरू में अर्थ पर इतने लोगों को नहीं मारना चाहता था, लेकिन अब उसने अपना मन बदल लिया था। टफन फैमिली की गरिमा को बहाल करने के लिए उसे अर्थ पर 10 बिलियन मानव जीवन का उपयोग करना पड़ा। मेसन और अन्य लोग तुरंत तनावपूर्ण हो गए और किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए।
भले ही वे नुकसान में हों, फिर भी वे लड़ेंगे। पवन के लिए बलि बनाने के लिए अर्थ पर 10 बिलियन इंसानों का कत्लेआम। और हम पीढ़ियों तक आपके परिवार के गुलाम रहेंगे जब तक कि अर्थ पर आखिरी इंसान विलुप्त न हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि टफन फैमिली को ऐसा करने की हिम्मत कहां से मिलती है? क्या मजाक है? तुम बस एक स्वदेशी जीवित ग्रह हो। भले ही अर्थ पूरी तरह से मिटा दी जाए तो क्या ऐसा होता है कि तुम्हें अपने आसपास रखना अभी भी उपयोगी है? यदि नहीं, तो मैंने पहले ही सीधे अर्थ को नष्ट कर दिया होता। आगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं ऐसा करने की हिम्मत करता हूं या नहीं। लेवल 3 मैग्नेटिक कैनन तैयार करें। इन अज्ञानी अर्थवासियों को एक गहरा सबक सिखाएं और उन्हें टफन फैमिली को अपमानित करने के परिणाम बताएं। एडन के ऐसा कहने के बाद एक गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। मिल्की वे बैटलशिप चार्ज होना शुरू हो गया। मैग्नेटिक कैनन्स लेजर कैनन से अधिक शक्तिशाली थे। वे मिल्की वे बैटलशिप पर लगे विशेष हथियार भी थे। लेवल 3 मैग्नेटिक कैनन समूह में सबसे कम शक्तिशाली था। यदि वे लेवल 1 मैग्नेटिक कैनन का उपयोग करते तो वे केवल एक शॉट में अर्थ को नष्ट कर सकते थे। अध्याय 939। दोनों मैग्नेटिक कैनन्स और लेजर कैनन्स शक्तिशाली हथियार थे। हालांकि इस प्रकार के हथियारों में एक दोष था। उन्हें ऊर्जा बनाने के लिए समय चाहिए था। उन्हें इच्छानुसार लॉन्च नहीं किया जा सकता था। मेसन और बाकी सभी ने घबराहट में साहिल की ओर देखा। उन्हें उम्मीद थी कि उसके पास इसे रोकने का कोई रास्ता होगा, अन्यथा अर्थ की मानव आबादी को भारी हताहत होना पड़ेगा। जब मैग्नेटिक कैनन चार्जिंग खत्म करने ही वाला था, साहिल बोला, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। अर्थ मिल्की वे एम्पायर का एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बन गया है और मिल्की वे एम्पायर अब इसकी रक्षा करता है। क्या आपको लगता है कि टफन फैमिली आपके कैनन लॉन्च करने के बाद मिल्की वे एम्पायर के प्रचंड क्रोध का सामना कर सकती है? पूरे टफन फैमिली को इतनी आसानी से कुर्बान न करें। क्या? जब साहिल ने यह कहा तो मिल्की वे बैटलशिप में टफन फैमिली डर गई। एक मैग्नेटिक कैनन ऑपरेटर ने मैग्नेटिक कैनन को रोकने के लिए अपने कांपते हाथ का इस्तेमाल किया जो चार्जिंग खत्म करने ही वाला था। मिल्की वे एम्पायर में एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट। यह मिल्की वे एम्पायर द्वारा दिया गया सर्वोच्च अधिकार है। जो कोई भी उचित कारण के बिना इस तरह के ग्रह के साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा, उसे मिल्की वे एम्पायर द्वारा गंभीर रूप से दंडित किया जाएगा। यहाँ तक कि टफन फैमिली, जो मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक है, को भी बिना किसी कारण के इस ग्रह के साथ कुछ करने पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। उन्हें जो कीमत चुकानी होगी वह अर्थ के मूल्य से अधिक होगी। मिल्की वे बैटलशिप में हर कोई टफन फैमिली के लॉर्ड एडन की ओर देख रहा था। यहाँ हर कोई उनकी बात सुनता था। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मुझे बताओ कि कैसे एक नया खोजा गया स्वदेशी जीवित ग्रह मिल्की वे एम्पायर का हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बन गया। एडन कसम खाए बिना नहीं रह सका। यदि मामला ऐसा था तो चीजें कठिन हो जाएंगी। अर्थ पर स्लेव मार्क लगाने का उसका मिशन विफल हो जाएगा। मिल्की वे एम्पायर किसी को केवल उचित कारण के साथ ही किसी ग्रह या यहाँ तक कि उनकी आबादी के एक हिस्से को नष्ट करने की अनुमति देगा। हालांकि वे कभी भी किसी को ग्रह पर स्लेव मार्क लगाने की अनुमति नहीं देंगे। यह मिल्की वे एम्पायर की अंतिम सीमा थी। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि क्या मैं मजाक कर रहा हूं या क्या मिल्की वे एम्पायर ने अर्थ को हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट के रूप में पंजीकृत किया है, साहिल ने हंसते हुए कहा। मिल्की वे बैटलशिप के कंट्रोल रूम के अंदर एडन ने कुछ देर तक साहिल की ओर देखा और चिल्लाया, इसे देखो। जी लॉर्ड एडन। थोड़ी देर बाद, मुझे मिल गया लॉर्ड एडन। क्या है? जानकारी के अनुसार अर्थ को 3 महीने पहले मिल्की वे एम्पायर द्वारा पंजीकृत किया गया है और वह मिल्की वे एम्पायर का हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बन गया है। हरामी, एडन दहाड़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि अर्थवासियों ने उससे उस तरह बात करने की हिम्मत की। ऐसा लग रहा था कि उनके पास ये तुरुप का पत्ता है। अर्थ मिल्की वे एम्पायर का हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बन गया था, इसलिए अब ये लावारिस नहीं था। एडन अब इस ग्रह पर स्लेव मार्क नहीं लगा सकता था। यदि नहीं, तो जब मिल्की वे एम्पायर को इस बारे में पता चलेगा तो टफन फैमिली परिणामों को संभालने में सक्षम नहीं होगी। मिल्की वे एम्पायर ने कभी भी स्लेव मार्क को मान्यता नहीं दी क्योंकि यह बहुत क्रूर था। फिर भी विभिन्न बल इसे गुप्त रूप से लगाते थे। एक बार मार्क लग जाने के बाद इस ग्रह पर रहने वाले सभी लोग इसे लगाने वाले के गुलाम बन जाएंगे और उनकी प्रतिभा भी धीरे धीरे सोख ली जाएगी। इसके अलावा मार्क वहां हमेशा के लिए रहेगा जब तक कि ग्रह पर सभी जीवित चीजें विलुप्त न हो जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि स्लेव मार्क्स लगाने का कार्य बहुत बार होता है तो एक अनियंत्रित स्थिति विकसित हो सकती है क्योंकि यह धीरे धीरे प्रतिभाओं को सोख सकता है। अध्याय 940। मिल्की वे एम्पायर को इस बात का भी डर था कि कोई बाहरी ताकतें हो सकती हैं जो उन्हें डरा सकें। इसलिए उन्होंने सतह पर स्लेव मार्क्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि यदि इसे किसी ऐसे स्वदेशी जीवित ग्रह पर लगाया जाता जिसे अभी खोजा गया था तो वे आंखें मूंद लेते थे। यदि कोई मिल्की वे एम्पायर द्वारा अभी पंजीकृत एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट अर्थ पर स्लेव मार्क लगाता है तो वे मिल्की वे एम्पायर की बॉटम लाइन को चुनौती देंगे। आज तक किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी।
भले ही दोनों सेनाएं युद्ध में हों, मिल्की वे एम्पायर कभी भी जीतने वाले पक्ष को हारने वाले पक्ष पर स्लेव मार्क लगाने की अनुमति नहीं देगा। एडन के दिमाग में यह बात नहीं बैठ रही थी। सिर्फ लेवल 0.7 की सभ्यता वाले एक स्वदेशी ग्रह ने ये कैसे किया? मिल्की वे एम्पायर का हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बनने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। साथ ही समय सीमा भी सही नहीं थी। 3 महीने पहले तभी पवन का लाइफ प्लाक टूटा था। लॉर्ड एडन, अब हमें क्या करना चाहिए? नाइन ने पूछा। नाइन चिढ़ा हुआ था। उसने सोचा था कि वह ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन शुरू करने से पहले ही जमीन पर गिर गया। इस बड़े अंतर के कारण टफन फैमिली की युवा पीढ़ी के नए प्रमुख में गुस्सा भर गया था। हालांकि उसके पास अपना गुस्सा निकालने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह केवल सब कुछ अपने अंदर ही रख सका। 9, हमारी योजना में बदलाव हो सकता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि वर्तमान स्थिति के साथ हमारे लिए अब अर्थ पर स्लेव मार्क्स लगाना असंभव है। अन्यथा टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर के गुस्से को सहने में सक्षम नहीं होगी। साथ ही डल्लारोसा फैमिली हम पर नजर गड़ाए हुए है और मिल्की वे एम्पायर के 8 प्रमुख परिवारों में से एक बनने में हमें बदलने के मौके का इंतजार कर रही है। अभी हमें उन्हें यह मौका नहीं देना चाहिए, एडन ने शांत होकर कहा। लेकिन क्या हमें इसे बस भूल जाना चाहिए? पवन उनके हाथों मारा गया। 9 ने अनिच्छा से पूछा। भूल जाएं? बिल्कुल नहीं। चूंकि हम उन्हें पा नहीं सकते, इसलिए हमें उन्हें बस नष्ट कर देना चाहिए, एडन ने गहरी आवाज में कहा। लेकिन इस मामले में अगर मिल्की वे एम्पायर मामले की जांच करता है तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? हमारे परिवार का एक प्रत्यक्ष वंशज मारा गया था, और क्या? जब तक हम साम्राज्य की बॉटम लाइन को नहीं छूते और स्लेव मार्क नहीं लगाते, उन्हें 2 ताकतों के बीच युद्ध की परवाह नहीं होगी। टफन फैमिली ने एक प्रत्यक्ष वंशज खो दिया है और बदला लेने के लिए हमारा आना स्वाभाविक ही है, एडन ने उदास चेहरे के साथ कहा। इस बार उनकी अर्थ यात्रा का मुख्य उद्देश्य 9 द्वारा अर्थ पर स्लेव मार्क लगाना था। फिर 9 की अत्यधिक उच्च प्रतिभा के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में 8 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को स्थिर करना जारी रखने के लिए टफन फैमिली का नेतृत्व करेगा, जिससे वे और भी अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। हालांकि अब स्लेव मार्क लगाना असंभव लग रहा था। टफन फैमिली ने मिल्की वे एम्पायर की बॉटम लाइन का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वे टफन फैमिली के सबसे बड़े बेटे पवन के बदले के नाम पर अर्थ को नष्ट कर सकते थे। यह मिशन पूरी तरह विफल रहा। साहिल वास्तव में इस मामले में बहुत सरल विचारधारा वाला रहा था। उसने सोचा था कि मिल्की वे एम्पायर का हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बनने के बाद अर्थ सुरक्षित हो जाएगी। उसने सोचा था कि वह उन सभी ताकतों को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है जो अर्थ के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे। हालांकि मिल्की वे एम्पायर के अधिकारियों ने कहा था कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये स्पष्ट रूप से गलत था। सख्ती से कहें तो मिल्की वे एम्पायर में अर्थ का हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बनना केवल अन्य ताकतों को अर्थ पर स्लेव मार्क्स लगाने से रोकेगा। यह अर्थ की सुरक्षा की गारंटी नहीं देगा। मिल्की वे एम्पायर मिल्की वे में लाखों जीवित ग्रहों पर शासन करता था, लेकिन वे आंतरिक ताकतों को लड़ने से नहीं रोकते थे। हालांकि हमलावर को अपने कार्यों के लिए एक उचित स्पष्टीकरण देना होगा। टफन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा पवन अर्थ पर मारा गया था। इसलिए टफन फैमिली ने बदले की भावना से अर्थ को नष्ट करने के लिए लोगों को भेजा। ये स्पष्टीकरण काम कर गया। मिल्की वे एम्पायर इस मामले में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा नियम इस दुनिया में ताकतवरों द्वारा बनाए गए थे और यह केवल कमजोरों पर लागू होता था। पिरामिड के शीर्ष पर खड़े लोगों को रोकना असंभव था। चैप्टर 941। तो तुम्हें खबर मिल गई होगी, है ना? अर्थ मिल्की वे एम्पायर का एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट बन चुका है और मिल्की वे एम्पायर द्वारा संरक्षित है। क्या तुम एम्पायर के नियमों का उल्लंघन करने और हम पर हमला करने की हिम्मत करते हो? साहिल ने शांति से पूछा। मुझे जिज्ञासा है, तुमने ये कैसे किया? पहली बात, तुम्हारे पास पर्याप्त समय नहीं होता, और दूसरी बात, तुम्हें इतनी बड़ी रकम कहाँ से मिली? एक इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट को हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट में बदलना सस्ता नहीं है, एडन ने अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए जोर से पूछा। वह जानना चाहता था कि यहाँ क्या हो रहा है। भले ही वह स्लेव मार्क न लगा सके, उसे कम से कम फैमिली के लिए कुछ नुकसान की भरपाई तो करनी ही चाहिए, वरना ये यात्रा व्यर्थ जाती। प्रक्रिया मायने नहीं रखती, है ना? जो महत्वपूर्ण है वह परिणाम है। तुम्हारी जैसी एक सुपर फैमिली के पास इतने सारे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, तो तुम पवन की खातिर मिल्की वे एम्पायर के नियमों का उल्लंघन क्यों करोगे? इसके अलावा तुम भी अभी काफी चिपचिपी स्थिति में हो, है ना? साहिल ने मजाक में कहा। एडन की आंखें फड़क उठीं। तुम्हें ये खबर कहाँ से मिली? तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डल्लारोसा फैमिली ने तुम्हें सार्वजनिक रूप से चुनौती दी है। एक बार जब उन्हें तुम्हारे खिलाफ गंदगी मिल जाएगी, तो वे निश्चित रूप से इसका उपयोग करेंगे। तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए कि क्या मिल्की वे एम्पायर के नियमों का उल्लंघन करना और अर्थ को नष्ट करना इसके लायक है। दृश्य फिर से संक्षिप्त सन्नाटे में डूब गया। सलीना और अन्य खुश दिख रहे थे।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि साहिल ने ये कैसे किया। ये तब तक ठीक रहेगा जब तक वह टफन फैमिली के लोगों को डरा सके और उन्हें अर्थ का कुछ भी करने की हिम्मत न करने दे। जब हर कोई गुप्त रूप से खुशी महसूस कर रहा था, एडन ने उदासीनता से कहा, अर्थलिंग्स, तुम कितने नादान हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें हमारी कमजोरी मिल गई है? क्या तुम एबोरिजिनीज कल्पना भी कर सकते हो कि टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर की 8 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक कैसे बनी? भले ही हमारे लिए अभी चीजें आसान नहीं हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिससे तुम हमें डरा सको। याद रखो, एबोरिजिनीज केवल सबसे निचले स्तर के ट्रैश ही नियमों द्वारा शासित हो सकते हैं। यदि तुम एक हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट नहीं होते तो तुम में से कुछ लोग इसमें जीवित रह सकते थे। भले ही तुम केवल हमारे स्लेव्स बन सकते थे, फिर भी तुम अपनी जान बचा सकते थे, है ना? लेकिन अब तुम्हारा केवल एक ही भाग्य है, पवन टफन के लिए बेरियल ऑफरिंग्स बनना। साहिल ने त्योरियां चढ़ाईं। मेसन और उसके पीछे के अन्य लोगों ने अपना दिल डूबता हुआ महसूस किया। इससे पहले कि साहिल कुछ कह पाता, उन्होंने फिर से एडन की आवाज़ सुनी। सभी लेवल 1 मैग्नेटिक कैनन्स तैयार करो। अर्थ को नष्ट कर दो और किसी को मत छोड़ो। उसके तुरंत बाद मिल्की वे बैटलशिप पर 8 लेवल 1 मैग्नेटिक कैनन्स चार्ज होने लगीं। वे अभी वाली लेवल 3 मैग्नेटिक कैनन से कहीं अधिक शक्तिशाली थीं। एक शॉट के साथ यह अर्थ जैसे छोटे प्लैनेट को भेद सकती थी। यह अर्थ से टकराने वाले कॉमेट से भी अधिक भयानक था। यदि सभी 8 कैनन्स अर्थ पर चलती हैं तो अर्थ आधिकारिक रूप से नष्ट हो जाएगी। स्पेस में साहिल और अन्य लोगों के अलावा अर्थ पर कोई भी नहीं बच पाएगा। हालांकि मैग्नेटिक कैनन्स जितनी शक्तिशाली होती थीं, उन्हें चार्ज होने में उतना ही अधिक समय लगता था। साहिल का मजबूत माइंड पावर इस प्रहार की शक्ति को महसूस कर सकता था। अर्थ इतनी दूर होने के बावजूद इसे सहन करने में असमर्थ होगी। साहिल इतना शक्तिशाली हमला अर्थ पर नहीं होने दे सकता था। साहिल, अभी चले जाओ। इसे हम पर छोड़ दो। भले ही हम मर जाएं, हम अर्थ के मनुष्यों के साथ मरना चाहते हैं। भविष्य में हमारा बदला लेना याद रखना, मेसन चिल्लाया। वह सही कह रहा है, मिस्टर साहिल, तुम्हें अभी जाना चाहिए। हम मर सकते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुम हमारे प्लैनेट के सभी मनुष्यों की आशा हो। साहिल उन लोगों की ओर देखने के लिए मुड़ा जो मौत का सामना करने के लिए तैयार थे। इस समय अर्थ के मनुष्य सबसे अधिक एकजुट थे। यही वह था जिसे वह सबसे अधिक देखना चाहता था। उसकी आंखें सेलिना पर टिक गईं और उसने देखा कि वह लड़की उसे पागलों की तरह देख रही थी। सेलिना ने भी साहिल की नज़र पकड़ ली। इस पल ऐसा लगा जैसे उसने एक बड़ा फैसला ले लिया हो। वह एक कदम में साहिल के पास पहुंची और धीरे से साहिल के कान में फुसफुसाई, साहिल, तुम्हें अच्छी तरह से जीना होगा। मुझे और सीलिया को मत भूलना, क्योंकि हम स्वर्ग से हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। दुर्भाग्य से तुम अंततः मुझे स्वीकार नहीं कर सके, इसलिए मैं केवल पछतावे के साथ इस दुनिया को छोड़ सकती हूँ। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि मैं तुमसे मिलने वाली पहली व्यक्ति बनूंगी। मिल्की वे बैटलशिप चार्ज होने ही वाली थी। सेलिना ने बोलना समाप्त करने के बाद साहिल को प्रतिक्रिया देने का मौका दिए बिना सीधे लेवल 1 मैग्नेटिक कैनन्स में से एक के लॉन्च पोर्ट की ओर दौड़ लगा दी। उसी समय मेसन और अन्य लोग बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल आए। हर कोई समझ गया था। चैप्टर 942। एक बार जब कैनन्स ने चार्ज करना पूरा कर लिया तो वे इसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए वे केवल लेवल 1 मैग्नेटिक कैनन के पूरी तरह चार्ज होने से पहले उसमें बाधा डालने जा सकते थे, वरना वे केवल अपनी आंखों के सामने अर्थ को नष्ट होते हुए देख सकते थे। प्रत्येक सुपर गॉड्स ने एक कैनन का कार्यभार संभाला, जबकि सेलिना जैसे 2 या 3 पार्शल सुपर गॉड्स एक साथ मिलकर एक कैनन की देखभाल करेंगे। मिल्की वे बैटलशिप के कंट्रोल रूम के अंदर एडन ने कैनन के लॉन्च पोर्ट की ओर दौड़ते हुए अर्थलिंग्स को देखा। एक उपहास के साथ उसने 2 शब्द कहे, कितने नादान। मैग्नेटिक कैनन्स लेजर कैनन्स से कमजोर नहीं थीं। हर कोई चार्ज होने के दौरान इसमें बाधा नहीं डाल सकता था। ये अर्थलिंग्स एबोरिजिनल रबिश के अलावा और कुछ नहीं है जो अभी तक सैटेलाइट रैंक तक भी नहीं पहुंचे हैं। फिर भी वे ये सोचने के लिए कितने भ्रमित हैं कि वे चार्ज हो रही लेवल 1 मैग्नेटिक कैनन्स में बाधा डाल सकते हैं। कितने नादान। लेकिन चूंकि ये लोग मरना चाहते हैं तो मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। मेसन और अन्य मिल्की वे बैटलशिप के करीब पहुंच रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक आकृति दिखाई दी और उनके और मिल्की वे बैटलशिप के बीच खड़ी हो गई। साहिल उस स्थान से गायब हो गया था जहां वह तब था जब सेलिना और अन्य लोग आगे बढ़े थे और मिल्की वे बैटलशिप तक पहुंचने ही वाले थे। बेशक वह अर्थ के एलीट्स को मरने नहीं दे सकता था। ये भविष्य में इंटरस्टेलर ईरा में प्रवेश करने पर अर्थ के लिए आधारशिला होंगे, इसलिए उन्हें कुछ नहीं हो सकता था। साहिल तुरंत विशाल मिल्की वे बैटलशिप के सामने टेलीपोर्ट हो गया। एक लात के साथ बूम, एक तेज आवाज के कारण मेसन और अन्य एलीट्स के कानों में भिनभिनाहट होने लगी। फिर उन्होंने अपनी फटी आंखों और खुले मुंह से देखा कि उनके सामने क्या हुआ था।
साहिल उनके सामने खड़ा था, लेकिन मिल्की वे बैटलशिप अपनी मूल स्थिति से गायब हो गई थी। अब वह 10 किलोमीटर से अधिक दूर थी। अभी क्या हुआ? क्या साहिल ने विशाल मिल्की वे बैटलशिप को 10 किलोमीटर से अधिक दूर लात मार दी? उसी समय जहाज पर 8 लेवल 1 मैग्नेटिक कैनन्स जिन्होंने चार्ज करना पूरा कर लिया था, साहिल द्वारा किनारे की ओर लात मार दी गई थीं। उन्होंने शून्य में गोलीबारी की और गायब हो गईं। इस बीच साहिल की एनर्जी आसमान छू गई और उसकी कॉम्बैट पावर पीक स्टेलर रैंक तक पहुंच गई। यहां तक कि अर्थ के मास्टर्स जो उसकी ओर दौड़े थे, उन्हें उसके करीब आने में संघर्ष करना पड़ा। वे केवल दूर से ही उसे सदमे में देख सकते थे। साहिल की एनर्जी स्वर्ग से आई किसी चीज की तरह थी, जो मेसन जैसे सुपर गॉड से कोसों दूर थी। वे वर्तमान साहिल के सामने बहुत छोटे महसूस कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वे तूफान में एक पत्ते का टुकड़ा हों। अभी वापस जाओ, इसे मुझ पर छोड़ दो। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी अर्थ पर घास के एक तिनके को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चैप्टर 943। एडन मिल्की वे बैटलशिप के कंट्रोल रूम के अंदर से दर्जनों किलोमीटर दूर साहिल को घूर रहा था। वह हैरान था। साहिल की कॉम्बैट पावर फिर से बढ़ गई थी। हालांकि अभी वाली लात मिल्की वे बैटलशिप के डिफेंस को तोड़ने में विफल रही, लेकिन यह मिल्की वे बैटलशिप को दर्जनों किलोमीटर दूर खिसका सकती थी। उसकी कॉम्बैट पावर निश्चित रूप से पीक स्टेलर रैंक तक पहुंच गई है। वह बिगिनर स्टेलर रैंक से पीक स्टेलर रैंक पर कूद गया। इस एबरिजिनी ने यह कैसे किया? क्या वह अपनी ताकत छुपा रहा था? इस बार एडन ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया कि ऑसन ने उसे भेजा था, वरना यदि उसने पीक स्टेलर रैंक पर एक अर्थलिंग का सामना करने के लिए स्टेलर रैंकर्स को भेजा होता, तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मिल्की वे बैटलशिप नष्ट हो जाती। टफन फैमिली के बाकी लोग भी दूर से इस एबरिजिनी को घूर रहे थे। साहिल का चेहरा युवा था, लेकिन उसकी शक्ति भयानक थी। इसने वास्तव में एबरिजिनीज के बारे में उनकी समझ को बदल दिया। उनकी राय में एबरिजिनीज कम ताकत वाले सभी रबिश थे जिन्होंने पहले कभी दुनिया नहीं देखी थी। हालांकि उसके सामने मौजूद एबरिजिनी इतनी कम उम्र में पीक स्टेलर रैंक पर पहुंच गया था। वह पहले से ही सबसे मजबूत प्राणियों में से एक था, यहां तक कि मिल्की वे के केंद्र में भी। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह एबरिजिनीज के साथ जुड़ा हो। साहिल शून्य में खड़ा था और अपने पीछे अर्थ के पावर हाउसेस की रक्षा कर रहा था। साहिल, तुम हमारे प्लैनेट की आशा हो, इसलिए तुम यहाँ नहीं मर सकते। अभी चले जाओ, मेसन ने कहा। हाँ साहिल, अब और देर मत करो। जब टफन फैमिली प्रतिक्रिया देगी तो तुम नहीं जा पाओगे। कृपया अभी चले जाओ। सलीना ने भी उसे मनाया। मिस्टर साहिल, कृपया समग्र स्थिति पर विचार करें और अर्थ के लिए थोड़ी आशा छोड़ें। बाकी लोगों ने सुर मिलाया। हालांकि वे साहिल द्वारा दिखाई जा रही ताकत से चकित थे, फिर भी साहिल मिल्की वे एम्पायर की 8 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक जैसे सुपर जायंट फोर्स का सामना करने के लिए बहुत कमजोर था। आखिरकार साहिल बहुत छोटा था। बड़ा होने पर उसे उन सभी का बदला लेने का मौका मिल सकता है। मैंने कहा, पीछे हट जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा, साहिल ने अविचलित होकर कहा। लेकिन नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं दुश्मन को अर्थ के पास नहीं आने दूंगा जब तक कि वे मेरे मृत शरीर के ऊपर से न गुजरें। मेसन और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब जब साहिल ने यह कह दिया था तो वे और कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए वे केवल मौत तक लड़ सकते थे। अर्थलिंग, मुझे कहना होगा, तुमने मुझे चौंका दिया। तुमने अपनी ताकत भी छिपा ली। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं आता तो टफन फैमिली को इस सुदूर जगह में अप्रत्याशित विफलता का सामना करना पड़ता। कितने अफसोस की बात है। तुम्हें पवन को नहीं मारना चाहिए था। यदि नहीं तो अर्थ के पास कम से कम कुछ और महीनों का जीवन होता। सच कहूं तो तुम्हारी ताकत के साथ तुम मिल्की वे के केंद्र में भी शक्तिशाली होते, लेकिन चूंकि तुमने टफन फैमिली को नाराज किया है, इसलिए मैं तुम्हें जीवित नहीं रहने दे सकता और बढ़ने का मौका नहीं दे सकता। एडन की आवाज़ दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय करके साहिल और अन्य लोगों के कानों में स्पष्ट रूप से पहुंची। सच में, क्या तुम उससे हैरान हो? तो फिर तुम्हारे लिए और भी आश्चर्य की चीजें हैं। संयोग से तुम मुझे जीवित नहीं चाहते और मैं भी तुम्हें जीवित नहीं चाहता, साहिल ने एक उपहास के साथ कहा। एडन साहिल की बात से थोड़ा भ्रमित था। साहिल ने कहा कि वह हम सभी को मारना चाहता है, भले ही वह अपनी ताकत छुपाता हो। क्या एक पीक स्टेलर रैंक एक मिड कॉस्मोस रैंकर को मार सकता है? क्या साहिल मेरा अपमान नहीं कर रहा है? एडन ने अनिश्चितता में पूछा। तुम हमें यही मारना चाहते हो? हाँ, साहिल ने जवाब दिया। वह जो सोच रहा था उसे बिल्कुल नहीं छुपा रहा था, बस अपनी स्वधर्मी पीक स्टेलर रैंक कॉम्बैट पावर के साथ। क्या तुम्हें लगता है कि पीक स्टेलर रैंक वहां की सबसे मजबूत रैंक है, तुम एबरिजिनी? एडन ने व्यंग्यात्मक रूप से पूछा। साहिल ने एडन को जवाब देना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने अपने पीछे के एलीट से कहा, आगे पीछे हट जाओ। जब मेसन और बाकी लोगों ने यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पीछे हट गए। वे तभी रुके जब वे अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंच गए।
जब साहिल ने महसूस किया कि यह लगभग पर्याप्त है तो उसने 10 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित स्पेसशिप की ओर देखा। अभी उसने अपनी लात में पीक स्टेलर रैंक की कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि इसने इस कबाड़ के लोहे के डिफेंस को तोड़ा हो। खैर, उसे इस लड़ाई को जल्दी खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत का खुलासा कर देना चाहिए। बूम! साहिल की एनर्जी फिर से आसमान छू गई। चैप्टर 944। पीक स्टेलर रैंक की बाधा को तोड़ने के बाद उसने खाई को पार किया और पार्शियल कॉस्मॉस रैंक तक पहुंच गया। भले ही मेसन और अर्थ के अन्य एलीट्स काफी दूर पीछे हट गए थे, फिर भी वे साहिल की एनर्जी की दहशत महसूस कर सकते थे। अब उन्हें अंदाजा नहीं था कि साहिल की सीमा कहाँ है। ऐसा लगता था कि उसने कभी अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया और हमेशा एक एस्केप प्लान रखा। एडन ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। क्या उसकी कॉम्बैट पावर फिर से बढ़ गई है? वह पहले ही पीक स्टेलर रैंक को पार कर चुका है और पार्शियल कॉस्मॉस रैंक तक पहुंच गया है। ये कैसे संभव है? एडन के प्रतिक्रिया देने से पहले साहिल की एनर्जी फिर से फट गई। वह पार्शियल कॉस्मॉस रैंक से बिगिनर कॉस्मॉस रैंक पर पहुंच गया। असंभव! एडन ने फटी आंखों से साहिल को देखा और जोर से चिल्लाया। इस क्षण टफन फैमिली के लॉर्ड एडन टफन, जो मिल्की वे की यात्रा करने के आदी थे, वास्तव में स्तब्ध थे। एक इंडिजिनस प्लैनेट पर रहने वाला मनुष्य कॉस्मॉस रैंक की कॉम्बैट पावर तक कैसे पहुंच सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साहिल बहुत छोटा दिख रहा था। एडन सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहा और उसने ऐसी प्रतिभा कभी नहीं देखी या सुनी थी, यहाँ तक कि मिल्की वे एम्पायर के केंद्र में भी नहीं। साहिल का वर्णन करने के लिए जीनियस शब्द ही पर्याप्त नहीं था। एक पियरलेस मॉन्स्टर। इस शब्द के अलावा एडन साहिल का वर्णन करने के लिए किसी अन्य शब्द के बारे में नहीं सोच सकता था। मैं उसे रख नहीं सकता। मैं इस एबोरिजिनी को जीवित नहीं रख सकता। मुझे उसे यहीं मारने के लिए सब कुछ करना होगा, वरना यदि वह भाग जाता है और उसे बढ़ने के और अधिक अवसर मिलते हैं तो टफन फैमिली इस एबोरिजिनी के हाथों मर सकती है। उसमें इतनी भयानक प्रतिभा है। साहिल ने अपने होठों के कोनों को थोड़ा घुमाया। मैं आज खुद को जाने दूंगा। मिल्की वे के मेरे साथी एलियंस, सदमे को महसूस करो। तुम अर्थ पर कोई विचार रखने की हिम्मत नहीं कर सकते। फिर उसने अपने शरीर में छिपी आखिरी एनर्जी जारी की। बूम बूम बूम! वह बिगिनर कॉस्मॉस रैंक से अपग्रेड हुआ और मिड कॉस्मॉस रैंक, लेट कॉस्मॉस रैंक और फिर पीक कॉस्मॉस रैंक तक बढ़ता रहा। अंत में साहिल पीक कॉस्मॉस रैंक पर रुक गया और अब ऊपर नहीं बढ़ा। ये पहली बार था जब साहिल ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। उसने अद्भुत महसूस किया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और अपने शरीर में विस्फोटक एनर्जी को बहते हुए महसूस कर सकता था। साहिल की गति ने मेसन और अन्य लोगों को 100 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। सलीना दूर से उस ईश्वरीय व्यक्ति को मंत्रमुग्ध होकर देख रही थी। क्या ये साहिल की पूरी ताकत है? निश्चित रूप से उसे अपने दुश्मनों को संभालने में कोई समस्या नहीं है, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। एडन दंग रह गया। पीक कॉस्मॉस रैंक। इस एबोरिजिनी की कॉम्बैट पावर पीक कॉस्मॉस रैंक तक पहुंच गई है। वह मुझसे 2 रेल्म्स ऊपर है। दुनिया को क्या हो रहा है? मैं अचानक इतना अनभिज्ञ क्यों हूँ? एक इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट पर एक युवा मनुष्य की कॉम्बैट पावर मुझसे अधिक है, लॉर्ड एडन ऑफ द टफन फैमिली से, जो सैकड़ों वर्षों से मिल्की वे को पार कर रहा है। मैं निश्चित रूप से सपना देख रहा हूँ। थप्पड़ थप्पड़! एडन ने खुद को 2 थप्पड़ मारे। वह खुद को जगाना चाहता था। हालांकि थप्पड़ों के बाद भी साहिल दर्जनों किलोमीटर दूर एक पीक कॉस्मॉस रैंक की शक्ति का प्रदर्शन करना जारी रखे हुए था। चैप्टर 945। साहिल हवा में मंडरा रहा था। उसके शरीर से शक्तिशाली एनर्जी निकल रही थी और उसके आसपास का शून्य भी विकृत हो गया था। उसने अपने अंगों को हिलाया और अपने शरीर की कोशिकाओं की गतिविधि को महसूस किया। वे सभी उतने ही उत्साहित लग रहे थे जितना वह था। चूंकि उसने अपनी ताकत का खुलासा कर दिया था, इसलिए उसे लड़ाई को यथासंभव जल्दी खत्म करना चाहिए। वुश! साहिल का शरीर तुरंत गायब हो गया। बिजली की चमक की तरह वह टफन फैमिली के मिल्की वे बैटलशिप की ओर बढ़ा। एडन अभी भी सदमे में था और अपनी होश में नहीं लौटा था। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। वह आ रहा है। क्या अविश्वसनीय गति है! ओह नहीं, मिल्की वे बैटलशिप एक पीक कॉस्मॉस रैंकर के हमले का विरोध नहीं कर सकती। एडन चिल्लाया, पीछे हटो अभी। हालांकि उसके ऐसा कहने के ठीक बाद और इससे पहले कि अन्य लोग कुछ कर पाते, साहिल विशाल मिल्की वे बैटलशिप तक पहुंच गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली और उसे मिल्की वे बैटलशिप की ओर घुमाया। यह कोई साधारण मुक्का नहीं था। वॉइड पंच उन 3 प्रमुख स्किल्स में से एक थी जिसे सिस्टम ने उसे इनाम के रूप में दिया था। भले ही ये केवल एंट्री लेवल पर था, लेकिन साहिल जैसे पीक कॉस्मॉस रैंकर द्वारा उपयोग किए जाने पर इससे पैदा होने वाली शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। यदि कोई ध्यान से देखे तो वह साहिल की दाहिनी मुट्ठी के चारों ओर स्पेस को चटकते हुए देख सकता था। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि यह मुक्का कितना शक्तिशाली था। यह साहिल के पिछले किसी भी मुक्के से कहीं अधिक मजबूत होगा। मेसन और अन्य साहिल की आकृति को घूर रहे थे।
हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साहिल कैसे गायब हो गया। बस पलक झपकते ही साहिल ने दसियों किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी और मिल्की वे बैटलशिप तक पहुंच गया था। साहिल ने विशाल बैटलशिप पर एक मुक्का मारा। बूम! एक गगनभेदी आवाज पूरे शून्य में गूंज उठी। यहां तक कि अर्थ के पावर हाउसेस जैसे मेसन और अन्य लोगों ने भी अपने कानों में भिनभिनाहट सुनी जब वे 200 या 300 किलोमीटर दूर थे। हर किसी ने अपने चेहरे पर संकट के भाव के साथ अपने कान ढांक लिए। साहिल ने टफन फैमिली की मिल्की वे बैटलशिप पर पहली बार वॉइड पंच मारा। मिल्की वे बैटलशिप, जिसने पीक स्टेलर रैंक्स के हमलों का विरोध करने में सक्षम होने का दावा किया था, इस प्रहार के तहत ढहते समय कागज की तरह थी। यह इतने शक्तिशाली हमले का विरोध नहीं कर सकी। पहला, साहिल की कॉम्बैट पावर पीक कॉस्मोस रैंक तक पहुंच गई थी, जो पीक स्टेलर रैंक के बराबर नहीं थी। दूसरा, साहिल ने एक शक्तिशाली कॉम्बैट स्किल वॉइड पंच का इस्तेमाल किया। कॉम्बैट स्किल्स पूरे मिल्की वे में बहुत दुर्लभ थीं। केवल कुछ प्रमुख ताकतों के पास ही वे थीं और इन स्किल्स का उपयोग ताकत की पहचान के रूप में किया जाता था। जब दोनों का मिलन हुआ तो साहिल ने तुरंत मिल्की वे बैटलशिप के माध्यम से एक छेद कर दिया, जो मिल्की वे एम्पायर का एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री वेपन था। जहाज पर कई 100 मीटर व्यास का एक बड़ा छेद दिखाई दिया। साहिल बड़े छेद के माध्यम से दूसरी तरफ के शून्य को भी देख सकता था। क्या शक्तिशाली मुक्का है! साहिल ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा। वह खुद भी इस मुक्के की ताकत से डर गया था। किसी को पता होना चाहिए कि उसने अभी मिल्की वे बैटलशिप को दर्जनों किलोमीटर दूर लात मारी थी, लेकिन बैटलशिप को खुद कोई वास्तविक नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर भी इस मुक्के ने जहाज के पार सीधे एक छेद बना दिया। यदि उसने इस शक्ति के साथ अर्थ को मारा होता तो वह शायद अर्थ के पार भी एक छेद कर देता। ये बहुत मजबूत है। जब साहिल अभी भी अपने पूर्ण शक्ति वाले हमले की शक्ति पर विलाप कर रहा था, उसके माइंड पावर ने अचानक महसूस किया कि बैटलशिप के अंदर की एनर्जी लगातार बहुत तेज गति से फैल रही है। क्या ये फटने वाली है? वह तुरंत टेलीपोर्ट हुआ और मेसन और अन्य लोगों के पास लौट आया। इतने बड़े जहाज का विस्फोट कोई मजाक नहीं था। चैप्टर 946। साहिल इसके अंदर की भयानक एनर्जी को महसूस कर सकता था। 200 या 300 किलोमीटर दूर होने पर भी इसका परिणाम मेसन और अन्य लोगों को आसानी से मार सकता था, जो अभी तक सैटेलाइट रैंक तक भी नहीं पहुंचे थे। यह अर्थ तक भी फैल सकता था। इसलिए साहिल को धमाके के प्रभाव को उस दिशा में फैलने से रोकने के लिए उनके सामने खड़ा होना पड़ा। उसे मेसन, अन्य एलीट्स और अर्थ को सुरक्षित रखना था। मिल्की वे बैटलशिप के कंट्रोल रूम के अंदर साहिल द्वारा जहाज को भेदने पर अलार्म बज उठा। वार्निंग, वार्निंग, वार्निंग! बैटलशिप के डिफेंसर्स और इंटरनल प्रोग्राम्स पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। बैटलशिप 10 सेकंड में फट जाएगी। 10, 9, 8। इस यांत्रिक आवाज को सुनकर मिल्की वे बैटलशिप का पूरा कंट्रोल रूम अराजकता में था। मिल्की वे बैटलशिप फटने वाली थी, इसलिए यदि वे यहां रुकते रहे तो वे मर जाएंगे। वे जहाज के इमरजेंसी पैसेज को खोलना और भागना चाहते थे, लेकिन प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट हो गया था। अभी जहाज को संचालित करना असंभव था। सभी कंट्रोल सिस्टम्स भी विफल हो गए, इसलिए वे यहां केवल अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकते थे। एडन इस समय इतनी परवाह नहीं कर सकता था। उसने अपने दोनों हाथों में 9 और आयोनी को पकड़ा और एक मिड कॉस्मोस रैंकर के रूप में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वह हवा में तेजी से ऊपर उठा और उसका शरीर कंट्रोल रूम से बाहर निकलने के लिए सीधे मिल्की वे बैटलशिप से टकराकर उसे तोड़ता हुआ निकल गया। जब अन्य लोगों ने बाहर निकलने का रास्ता देखा तो वे तुरंत एग्जिट की ओर उमड़ पड़े। हालांकि वे एडन जितने तेज नहीं थे। इसके अलावा एग्जिट बहुत छोटा था और वे बहुत अधिक संख्या में थे। इससे पहले कि वे किसी सुरक्षित स्थान पर भाग पाते, बूम! एक गगनभेदी आवाज के साथ मिल्की वे बैटलशिप फट गई। इसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। पीड़ा की चीखें सुनी जा सकती थीं। टफन फैमिली के वे लोग जो नहीं भाग सके, वे जहाज के विस्फोट के अत्यधिक उच्च ताप द्वारा राख में बदल दिए गए, इससे पहले कि वे चीख भी पाते। एडन ने इसे दूर से देखा, लेकिन उसके पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी। वह दुखी था और उसकी आंखें लाल हो गईं। गुस्सा उसके सीने में भर गया और उसे लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। इस बार उसे जो नुकसान हुआ वह बहुत बड़ा था। उसने न केवल अपनी फैमिली के इतने सारे एलीट्स को खो दिया, बल्कि उसकी मिल्की वे बैटलशिप भी नष्ट हो गई। मिल्की वे एम्पायर की 8 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक के रूप में टफन फैमिली के पास केवल 3 मिल्की वे बैटलशिप्स थीं। टफन फैमिली ने वर्षों के संचय के बाद मिल्की वे एम्पायर से ये जहाज प्राप्त किए थे। अब जब उनमें से एक नष्ट हो गया था तो वह वापस जाकर अपनी फैमिली को क्या जवाब देने वाला था। टफन फैमिली को कई वर्षों से इस तरह का नुकसान नहीं हुआ था। किसने सोचा होगा कि इस सीधे सादे मिशन में उनके लिए इतना बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा होगा। टफन फैमिली की राय में मिल्की वे के किनारे पर एक इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट पर उतरने में विफलता पर विचार भी नहीं किया जा रहा था। जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि टफन फैमिली ने इस मिशन पर एक मिड कॉस्मोस रैंकर लॉर्ड एडन को भेजा था। विफलता और भी असंभव थी।
एडन मिल्की वे के केंद्र में एक अजेय दिग्गज था। हालांकि टफन फैमिली के हर किसी के चेहरे पर इसके द्वारा थप्पड़ मारा गया था। इस बार टफन फैमिली के मिशन को पूरी तरह से सफाई के रूप में वर्णित किया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पीक कॉस्मोस रैंकर साहिल का सामना कर रहे थे, जिसके पास 3 कॉम्बैट स्किल्स भी थीं। ये कहना मुश्किल था कि क्या मिड कॉस्मोस रैंकर एडन बच पाएगा। जहां तक नाइन और आयोनी की बात है, वे पहले से ही डर के मारे सुध बुध खो चुके थे। दूरी में मिल्की वे बैटलशिप को फतते हुए देखकर उनके दिमाग सुन्न हो गए। ग्रैंपा, एल लॉर्ड एडन, हाँ हमें क्या करना चाहिए? दोनों ने हकलाते हुए पूछा। एडन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। चैप्टर 947। विस्फोट की लहर जल्द ही साहिल तक पहुंच गई। मेसन और अन्य लोग तनाव में आ गए। इतनी दूर होने पर भी वे इस विस्फोट की भयानक शक्ति को महसूस कर सकते थे। हालांकि उनके सामने साहिल के खड़े होने से उनमें सुरक्षा की थोड़ी भावना थी। वे जानते थे कि जब तक साहिल वहां है, वे बहुत सुरक्षित रहेंगे। साहिल धीरे धीरे इन लोगों के दिलों में सर्वशक्तिमान भगवान बन गया था। वास्तव में मिल्की वे बैटलशिप के विस्फोट की लहर साहिल तक पहुंचते ही गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल अटूट बाधा धमाके के बाद के असर को रोक रही हो, उसे पूरी तरह से बंद कर रही हो। ये साहिल द्वारा अपने सामने मौजूद चीज़ों को रोकने के लिए अपनी मटेरियलाइज्ड माइंड पावर का उपयोग करने का परिणाम था। उसका माइंड पावर कॉस्मोस रैंक को पार कर गया था, इसलिए उसके लिए इन विस्फोटों की लहर को रोकना आसान होगा। एडन ने भी साहिल को अर्थलिंग्स के सामने खड़े होकर मिल्की वे बैटलशिप के विस्फोट की लहर को रोकते हुए देखा। इस एबोरिजिनी के तरीके बहुत अप्रत्याशित हैं। मिल्की वे बैटलशिप मिल्की वे एम्पायर द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण मिलिट्री स्ट्रैटेजिक वेपन था। भले ही ये केवल पीक स्टेलर रैंकर के हमले का विरोध कर सके, लेकिन एक कॉस्मोस रैंकर भी मिल्की वे बैटलशिप को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए सिर्फ एक मुक्के से जहाज में सैकड़ों मीटर व्यास का छेद नहीं कर सकता था। एडन खुद ऐसा नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई ऑसन, टफन फैमिली का प्रमुख, जो एक पीक कॉस्मोस रैंकर भी था, ऐसा नहीं कर सकता था। इस हमले की तीव्रता एक कॉस्मोस रैंकर के दायरे से बाहर चली गई थी। यदि वह सही था, तो इस एबोरिजिनी के पास कुछ शीर्ष ऑफेंसिव कॉम्बैट स्किल्स और विस्फोट की लहर का विरोध करने के साधन होने चाहिए। उसकी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज की सीमा इतनी व्यापक थी कि वह अपने पीछे अर्थ की रक्षा भी कर सकता था। मिल्की वे बैटलशिप के विस्फोट की लहर केवल अर्थ के चारों ओर शून्य से गुजर सकती थी, लेकिन अर्थ को बिल्कुल भी प्रभावित करने का कोई तरीका नहीं था। यह एक शीर्ष डिफेंसिव कॉम्बैट स्किल होनी चाहिए। कितना भयानक! यह एबोरिजिनी बहुत डरावना है। 2 शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स, एक अटैकिंग और एक डिफेंसिव वाला एक पीक कॉस्मोस रैंकर रेल्म्स को छोड़ सकता है और एक पार्शियल सेलेस्टियल रैंकर को चुनौती दे सकता है। एडन को याद आया कि साहिल के पास अर्थ खरीदने और इसे मिल्की वे एम्पायर में हाई क्लास सिटीजन प्लैनेट में बदलने के लिए पैसे भी थे। अपनी जबरदस्त ताकत, 2 शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स और भारी संपत्ति के साथ अर्थ के इस एबोरिजिनी के पास निश्चित रूप से कम एक सेलेस्टियल रैंकर या इन्फिनिटी रैंकर द्वारा छोड़ी गई संपत्ति है। अब सब कुछ समझ में आता है। एडन इन 2 शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स और उस पावरहाउस द्वारा छोड़ी गई सभी संपत्तियों को अपना बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। जब एडन साहिल को देख रहा था और मन ही मन अपनी धारणाएं बना रहा था, तब साहिल की आंखें भी उसी पर टिकी थीं। दोनों की आंखें शून्य में मिलीं। अर्थलिंग, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने तुम्हें कमा का। पवन ने अर्थ पर 100,000 लोगों को मार डाला, इसलिए तुमने उसे मार दिया, और अब तुमने टफन फैमिली की मिल्की वे बैटलशिप और हमारे सभी एलीट्स को भी नष्ट कर दिया है, जिससे हमें भारी नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि तुम इसे एक उपयुक्त बदला मान सकते हो। अब से हम बराबर हैं और दोनों पक्ष अपने काम से काम रखेंगे। सौदा मंजूर। जैसे ही एडन ने साहिल का सामना किया, जो 2 शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स वाला एक पीक कॉस्मोस रैंकर था, वह जानता था कि यदि वह अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स दिखाता है तब भी वह जीत नहीं सकता। इसलिए टफन फैमिली के लॉर्ड एडन, जो मिल्की वे में बेक ऑफ घूमते थे, के पास झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चैप्टर 948। क्या तुम्हें लगता है कि हम सिर्फ इसलिए बराबर हो जाएंगे क्योंकि तुम ऐसा कहते हो? तुम जानते हो कि पवन ने अर्थ पर 100,000 लोगों को मारा, लेकिन मैंने तुम्हारे कितने लोगों को मारा? यदि हम जैसे को तैसा पर विचार कर रहे हैं, तो तुम्हारी फैमिली को मेरे द्वारा मारे जाने के लिए 90,000 से अधिक लोगों को भेजना होगा, साहिल ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। ज्यादा आगे मत बढ़ो। क्या तुम मिल्की वे बैटलशिप का मूल्य जानते हो? भले ही टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर की एक प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक है, हमने अनगिनत वर्षों के संचय के बाद केवल 3 जहाज प्राप्त किए हैं। तुमने पहले ही एक को नष्ट कर दिया है, तो तुम और क्या चाहते हो? तुम्हारी राय में मिल्की वे बैटलशिप बहुत मूल्यवान है, लेकिन मेरी राय में ये सिर्फ एक निर्जीव वस्तु है। इसकी तुलना रक्त, मांस, मन और आत्मा वाले मनुष्य से कैसे की जा सकती है?
क्या अर्थ के 100,000 मनुष्यों को व्यर्थ ही मर जाना चाहिए? इसके अलावा क्या तुम अभी भी मुझसे ये बकवास कहते यदि मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली नहीं होता? तुम बहुत पहले ही हम पर अपना स्लेव मार्क लगा चुके होते और सभी अर्थलिंग्स को अपने स्लेव्स में बदल चुके होते, है ना? इसलिए मैं हमारे बराबर होने से असहमत हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम अभी मुझसे अधिक मजबूत हो, लेकिन मत भूलो मेरी फैमिली ने अनगिनत वर्षों से मिल्की वे एम्पायर में अपनी मजबूत पकड़ बना रखी है और हमारी ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है। भले ही तुम आज मुझे मार डालो, तुम बच नहीं पाओगे। यदि हम मौत तक लड़ने के लिए दृढ़ हैं तो ये हम दोनों के लिए हानिकारक होगा। टफन फैमिली बिना किसी कारण के एक और मजबूत दुश्मन नहीं बनाना चाहती। इसके अलावा तुम अकेले नहीं हो। अर्थ पर दसियों अरबों मनुष्य हैं जिन्हें तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता है। इसलिए तुम्हें इस बारे में अच्छी तरह सोचना होगा, एडन ने सलाह दी। वह जानता था कि यदि वह आज जीवित रहना चाहता है तो वह बातचीत को केवल अर्थ की ओर मोड़ सकता है। यह एबोरिजिनी स्पष्ट रूप से अर्थ के बारे में बहुत परवाह करता था। इसलिए यही एडन का एकमात्र मौका था, वरना वह सच में यहाँ मारा जाता। क्या तुम मुझे अर्थ के साथ धमकी दे रहे हो? साहिल की आंखें सिकुड़ गईं और उसके शरीर पर मौजूद हत्या की मंशा तुरंत फैल गई, जिससे पूरा शून्य भर गया। ये धमकी नहीं है, यह एक सच्चाई है। मैं एडन टफन सैकड़ों वर्षों से मिल्की वे में भटक रहा हूं और मैंने अनगिनत जीवन और मृत्यु का अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि मैं मौत से डरता हूं, मैं बस यह नहीं चाहता कि हम दोनों का नुकसान हो। भले ही तुम आज मुझे मार डालो और भाग जाओ, तुम्हारे पीछे अर्थ का क्या होगा? तुम्हारे रिश्तेदारों और दोस्तों का क्या होगा? मेरी फैमिली निश्चित रूप से उन्हें नष्ट कर देगी और भले ही तुम भविष्य में टफन फैमिली से बदला लेने के लिए वापस आओ, चाहे वह सफल हो या न हो, क्या ये परिणाम वही है जो तुम चाहते हो? साहिल के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अर्थ वास्तव में उसकी कमजोरी थी और एडन ने भी उसकी ओर इशारा किया था। यदि टफन फैमिली वास्तव में अर्थ को नष्ट कर देती है तो क्या हुआ यदि उसने भविष्य में पूरी टफन फैमिली को मार डाला? यदि एडन जो कह रहा था वह सच होता तो साहिल बिना किसी हिचकिचाहट के निश्चित रूप से सहमत हो जाता। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि किसी को एडन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वह समझ गया था कि चाहे वह अर्थ पर छोटा घेरा हो या मिल्की वे में बड़ा घेरा, वे सभी हितों से प्रेरित थे। इसलिए वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। यदि उसने एडन को वापस जाने दिया तो संभव था कि कुछ महीनों में टफन फैमिली के और अधिक शक्तिशाली लोग फिर से आएंगे। क्या तुम पूरी टफन फैमिली का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? साहिल ने एडन पर भरोसा न करने के बावजूद पूछा। मैं टफन फैमिली में दूसरे नंबर पर हूँ, यानी टफन फैमिली के प्रमुख ओसन का छोटा भाई। मेरी शक्ति केवल फैमिली के प्रमुख के बाद दूसरे स्थान पर है। स्वाभाविक रूप से मैं फैसले ले सकता हूँ, एडन ने उत्तर दिया। उसी समय उसने राहत की सांस ली। चूंकि दूसरे पक्ष ने ऐसा सवाल पूछा था, इसलिए अभी भी बातचीत की गुंजाइश थी। यदि उसके पास अभी भी इस झमेले से बाहर निकलने का मौका था तो कौन मरना चाहेगा? इसके अलावा मिल्की वे बैटलशिप एक ही झटके में नष्ट हो गई थी और उसके पास फैमिली को संदेश भेजने का समय नहीं था। यदि वह यहाँ मर गया तो उसे नहीं पता था कि फैमिली को इसका पता लगाने में कितना समय लगेगा। यदि उन्होंने बहुत अधिक समय लिया तो यह और भी बुरा होगा यदि यह एबोरिजिनी उनके आने तक लगने वाले समय में सेलेस्टियल रैंक में अपग्रेड हो गया। दूसरी ओर जब अर्थ को छोड़ने के निर्णय की बात आई तो चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। एक प्रोमिनेंट फैमिलीज के बीच टफन फैमिली की स्थिति पहले से ही अनिश्चित थी। यदि दूसरों को पता चला कि एक इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट ने मनमाने ढंग से उनके साथ हेरफेर किया है तो वे पूरी गैलेक्सी के लिए हंसी का पात्र बन जाएंगे। वे अभी भी एक प्रोमिनेंट फैमिलीज के बीच अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते थे। ग्रैंडमास्टर भी बाहर आकर उसे मौत का थप्पड़ मार सकते थे। हालांकि एडन ये सुनिश्चित करेगा कि अगली बार जब वह अर्थ पर लौटे तो वह पूरी तरह से तैयार हो। वह इस एबोरिजिनी को भागने नहीं दे सकता था, वरना टफन फैमिली के पास एक अकेले और अत्यधिक प्रतिभाशाली शैतान से निपटने के लिए शांति का एक दिन भी नहीं होगा। चैप्टर 949। ठीक है, चूंकि तुम अपनी फैमिली के लिए फैसले ले सकते हो तो तुम अपने पास मौजूद शेष मिल्की वे बैटलशिप्स में से एक अर्थ को दोगे। फिर तुम अपनी फैमिली के नाम का उपयोग करके ऑनलाइन एक पोस्ट करोगे जिसमें कहा जाएगा कि तुम फिर कभी अर्थ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करोगे। उसके बाद हम बराबर होंगे। साहिल ने इसके बारे में सोचा और कहा, यह समझौता था। यदि टफन फैमिली ऑनलाइन पोस्ट करती है कि वे कभी अर्थ के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे और अर्थ को अपना एक जहाज देंगे तो साहिल इसे यहाँ समाप्त कर सकता था। वह टफन फैमिली के लिए चीजें मुश्किल बनाना भी बंद कर देगा। आखिरकार एडन सही था। यदि यह जारी रहा तो दोनों पक्षों का नुकसान होगा। साहिल को अरबों अर्थलिंग्स के बारे में सोचना था। वह एडन की तरह बिल्कुल अकेला नहीं होना चाहता था। यदि ऐसा हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, भले ही वह ब्रह्मांड में सबसे मजबूत हो। इसके अलावा टफन फैमिली मिल्की वे एम्पायर की 8 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक थी, इसलिए उन्हें वादा निभाने में सक्षम होना चाहिए। आजकल इंटरनेट इतना उन्नत था
एक बार जब वे इसे पोस्ट कर देंगे तो पूरी मिल्की वे इसके बारे में जान जाएगी। कम से कम वे थोड़े समय में अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। जहां तक भविष्य की बात है, साहिल को परवाह नहीं थी। उसने सफलतापूर्वक समय खरीद लिया था ताकि उसे एक और ब्रेक थ्रू मिलने से पहले टफन फैमिली से डरने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल नहीं, नरक में भी नहीं। मैं तुम्हारे किसी भी अनुरोध से सहमत नहीं होऊंगा। मिल्की वे बैटलशिप मिल्की वे एम्पायर का एक महत्वपूर्ण मिलिट्री टैक्टिकल वेपन है। इतने सालों के संचय के बाद हमारे पास केवल 3 हैं। तुमने पहले ही एक को नष्ट कर दिया है, तो हम तुम्हें दूसरा कैसे दे सकते हैं। जहां तक मेरी फैमिली के नाम से ऑनलाइन पोस्ट करने की बात है, वह और भी असंभव है। मिल्की वे एम्पायर की 8 प्रोमिनेंट फैमिलीज में से एक के रूप में हम कभी भी एक इंडिजिनस लिविंग प्लैनेट के सामने नहीं झुकेंगे, भले ही हम नष्ट हो जाएं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अभी भी दूसरों का सामना कैसे कर पाएंगे। एडन ने जोर से मना कर दिया। एडन, बेशक जहाज और तुम्हारी गरिमा महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरा मानना है कि एक कॉस्मोस रैंकर फैमिली के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। क्या तुमने इस बारे में अच्छी तरह सोचा है? साहिल ने ठंडी आवाज में कहा। क्या तुम सच में टफन फैमिली के साथ कट्टर दुश्मन बनना चाहते हो? क्या तुम तब तक लड़ना चाहते हो जब तक हम में से एक मर न जाए? क्या तुम अपने पीछे के उन लोगों की अनदेखी करने जा रहे हो? क्या तुम अर्थ के दसियों अरबों मनुष्यों की उपेक्षा करने जा रहे हो? एडन ने घबराहट में पूछा। वह महसूस कर सकता था कि साहिल की हत्या की मंशा और भी तीव्र होती जा रही थी। साहिल किसी भी सेकंड प्रहार कर सकता था। उसके लिए अकेले एक पीक कॉस्मोस रैंकर का सामना करना बहुत कठिन होगा, जिसके पास 2 शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स हैं, और वह भी 2 बोझों को साथ लेकर। एक टफन फैमिली की युवा पीढ़ी का नया प्रमुख था, जबकि दूसरी उसकी पोती थी। वह उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकता था। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उनकी परवाह करता हूं। इसके बारे में सोचो। आखिरकार मैं तुम्हारी बातों पर कभी भरोसा नहीं कर सकता, एडन। तुम लोग केवल स्वार्थ की परवाह करते हो, तो कौन जानता है कि तुम मुड़ते ही अपना मन बदल लो। इसलिए तुम्हें दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। यदि नहीं, तो तुम सब यहां मर जाओगे। इसके बारे में सोचो, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं। साहिल ने उसके बाद बोलना बंद कर दिया। वह एडन के जवाब का इंतजार कर रहा था। इस बीच उसका शरीर तैयार था। अगर एडन ने ना कहा तो वह सीधे उसे मार डालेगा। इस बीच नाइन और आयोनी कांप रहे थे। यह एबरिजिनी बहुत मजबूत है। वह एक मुक्के से मिल्की वे बैटलशिप को भी नष्ट कर सकता है। इसके अलावा वह बहुत छोटा है। कितना डरावना। ये व्यक्ति मिल्की वे के सुदूर इलाके में कैसे दिखाई दे सकता है? यह अविश्वसनीय है। क्या हम आज बच सकते हैं? नाइन और आयोनी ने एडन की ओर देखा। इस समय एडन भी आंतरिक रूप से संघर्ष कर रहा था। यदि वह असहमत हुआ तो वह आज अपनी जान गंवा सकता है। चैप्टर 950। सभी साधनों के साथ भी बचना मुश्किल होगा। आखिरकार वे 2 रेल्म्स दूर थे। एडन के प्रतिद्वंद्वी के पास 2 शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स भी थीं, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव। जहां तक साहिल के अनुरोध पर सहमत होने की बात है, वह बस असंभव था। टफन फैमिली उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। कौन नहीं जानता था कि टफन फैमिली के ग्रैंड मास्टर किसी भी चीज से ज्यादा गरिमा को महत्व देते थे। यदि एडन ने वही किया जो साहिल ने मांगा था, तो टफन फैमिली मिल्की वे में अपनी पकड़ कैसे बनाए रखेगी? ग्रैंड मास्टर उसकी आलोचना करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। मुझे क्या करना चाहिए? एडन बहुत चिंतित था। जब उसने देखा कि साहिल की आंखें तेजी से अधीर हो रही हैं, तो वह जानता था कि दूसरा पक्ष प्रहार करने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए उसने जल्दी से कहा, भले ही मैं तुमसे ये वादा करना चाहता हूं, मुझे पहले वापस जाना होगा, है ना? तुम्हें वापस जाने की जरूरत नहीं है। तुम उस महिला को वापस जाने दे सकते हो, साहिल ने कहा। नहीं, मैं उन्हें यहाँ रहने दूंगा। केवल जब मैं वापस जाऊंगा तभी मैं अपने बड़े भाई को घटनाओं के बारे में विस्तार से समझा पाऊंगा। चिंता मत करो, उनमें से एक टफन फैमिली की युवा पीढ़ी का प्रमुख है और दूसरी मेरी पोती है। फैमिली उन्हें नहीं छोड़ेगी। एडन के बोलना खत्म करने के बाद नाइन और आयोनी ने विरोध करना शुरू कर दिया। वे यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। लॉर्ड एडन, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। ग्रैंपा, मैं भी यहाँ नहीं रुकना चाहती। दोनों ने एक साथ घबराहट में कहा। चिंता मत करो, मैं वापस जाऊंगा और ऑसन को इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए मना लूंगा। टफन फैमिली के लिए असीमित क्षमता वाले दुश्मन को रखना नादानी होगी, एडन ने दिलासा दिया। वास्तव में उसने उन्हें यहाँ छोड़कर अपने दिल में पहले ही उन दोनों को मौत की सजा सुना दी थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों का मरना उसके मरने से बेहतर होगा। वह भविष्य में उनके लिए बस बदला मांगेगा। हालांकि वह अगली बार यहाँ आने पर इन एबरिजिनीज को कोई मौका नहीं देगा। बहुत अच्छा। हालांकि उससे पहले तुम्हें अपनी फैमिली के नाम से ऑनलाइन घोषणा पोस्ट करनी होगी, साहिल ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। ये जगह मिल्की वे के केंद्र से बहुत दूर है, तो मैं इसे कैसे पोस्ट करूंगा? मैं वापस जाने के बाद ही पोस्ट कर सकता हूं, एडन ने उत्तर दिया।
तुम कर सकते हो। अर्थ का इंटरनेट पहले से ही मिल्की वे के इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। यदि तुम यहाँ पोस्ट करते हो तो पूरी मिल्की वे में हर कोई इसे देख पाएगा, जिसमें तुम्हारी फैमिली भी शामिल है। एडन हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि एक पावरहाउस निस्संदेह अर्थ पर आया था। उन्होंने एक इंटरनेट सिस्टम भी बनाया जो मिल्की वे से जुड़ सके। ये कुछ ऐसा नहीं था जो कोई साधारण लोग कर सकें। इस अर्थलिंग को निश्चित रूप से उनसे विरासत मिली होगी और इसीलिए वह इतना मजबूत था। मुझे अभी भी अपनी फैमिली के साथ इस पर चर्चा करने के लिए वापस जाना होगा। एडन ने ये कहने के बाद साहिल को दोषी भाव से देखा। जाहिर है उसे खुद भी लगा कि वह विश्वसनीय था। वास्तव में साहिल ने अधूरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, एडन, तुम उन अनुरोधों को कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, है ना? जब से तुमने उन्हें यहाँ छोड़ने का फैसला किया है, तुमने उन्हें अपने दिल में पहले ही छोड़ दिया है, जैसा कि एक बड़ी फैमिली से उम्मीद थी। मैं आखिरकार अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तुम युवा पीढ़ी के प्रमुख और अपनी पोती को भी छोड़ने के लिए तैयार हो। मुझे तुम्हारी क्रूरता की प्रशंसा करनी होगी और मुझे इस संबंध में हार स्वीकार करनी होगी। आयोनी और नाइन ने एक साथ एडन की ओर देखा। वे जानना चाहते थे कि क्या साहिल सच कह रहा था। नाइन, आयोनी, उसकी बकवास मत सुनो। वह हमारे बीच फूट डालना चाहता है। इससे पहले कि एडन अपनी बात पूरी कर पाता, साहिल ने उसे टोकते हुए कहा, क्या मजाक है? तुम्हारे बीच फूट डालना? तुम्हारी जान मेरे हाथ में है, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है? दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।